जय हिंद। आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज ज्ञान बिंदु का सेट जो है ना सेकंड सेट देखेंगे। फर्स्ट सेट देखिए इसको कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए 64 पोस्ट जो है ना पीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था 16/7/2023 का, इसका फर्स्ट सेट पीटी करवा दिए हैं और मेंस का करवाना है। ठीक है, लेकिन बहुत लोग का मैसेज आ रहा था कि पहले 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ है 64 पोस्ट का, पहले उसको करवा दीजिए। इसलिए आज जो है ना हम इस देखिए ये दो इसका मेंस और ये 1275 दोनों शिफ्ट का और 1275 मेंस का, इसको अभी होल्ड कर देते हैं। और पहले जो है ना 64 पोस्ट पीटी 2028/1/2024 को एग्ज़ाम हुआ था, उसी का जो है ना आज पीटी का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो बीच में मेरा तो मन था कि शुरू से ही जैसे जैसे सर के द्वारा सेट दिया गया है बुक में वैसे उसे कंप्लीट करें, लेकिन बहुत लोग का मैसेज आ रहा था कि पहले ना 24 वाला करवा दिए सर। इसलिए जो है ना पीटी का हम पूरा ख़त्म करवा चुके हैं और इसका पीडीएफ फुल 1 से लेकर 100 तक हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं। तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको 1 से लेकर 100 तक ये जो 64 पोस्ट का जो क्लास करवाया है ना सारा ये इसका पीडीएफ हम डाल दिए हैं। और इसका 64 पोस्ट का जो है ये मेंस का जो है पीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था 28/1/2024 को, इसी का आज पूरा जो है ना कम 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। एक सेट को 2 क्लास में देखेंगे, एक में 50 क्वेश्चन, एक में 50 क्वेश्चन, क्योंकि डिटेल बहुत ज़रूरी है पढ़ना। अच्छे से पढ़िएगा तभी आपको समझ में ज़्यादा आएगा और ज़्यादा आपको याद होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन को जो है ना हम 1 से 2 बार रिपीट करते हैं। तो ध्यानपूर्वक क्लास को देखिएगा और पहले क्लास को हर जगह शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से जो है ना आप लोग के लिए क्लास करवाया जाता है कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाभ हो। तो सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको डेली जैसे जैसे क्लास आएगा वैसे वैसे आपको पर डे आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, निश्चिंत रहिए। और आज ही जो है ना एक बुक का रिव्यू भी आया था फर्स्ट और थर्ड एडिशन का, और आप लोग नहीं देखें तो जाके देख लीजिए। जिनका भी अगर मन है ना कि मेरे पास फर्स्ट एडिशन का बुक है तो हमको लेना या नहीं लेना है, तो आपको सारा डाउट उस बुक में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये देखिए जो बिहार दरोगा का जो होमवर्क सीरीज स्टार्ट हुआ है, न्यू जो वैकेंसी आने वाला उसी के लिए जो है घटनाचक्र का होमवर्क सीरीज स्टार्ट हुआ है। जो भी आपको बुक दिख रहा है ना सारा बुक आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। इसका देखिए फी 149 है। बाकी आप सारा जो है ना आप डिटेल वगैरह सारा पढ़ लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे सारा कुछ डाला हुआ है। और देखिए ये जो है ना आज रात से जो है ना इसका लाइव डिस्कशन करवाया जाएगा। अगर सही इंटरनेट सब कुछ सही रहा ना तो आज इसका लाइव करंट का करवाएंगे और घटनाचक्र का करवाएंगे। और देखिए इसका टेस्ट जो होता है बिहार दरोगा का स्पेशल टेस्ट भी हो रहा है। टेस्ट ग्रुप का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, लिंक पे क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। आज जो टेस्ट होगा टेस्ट नंबर 6 होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो है ना बिहार पुलिस मद्य निषेध उत्पाद, देखिए बिहार पुलिस मद्य निषेध उत्पाद 64 पोस्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है। जो इसका एग्ज़ाम हुआ था 28/1/2024 को एग्ज़ाम हुआ था, इसी का जो है आज टोटल 50 क्वेश्चन देखेंगे और अगले क्लास में 50 क्वेश्चन देखेंगे। एक क्लास में जो है ना आप लोग जैसे भी हो कमेंट कीजिएगा कैसे कैसे क्या किया जाए, लेकिन बहुत सारा डिटेल दिया हुआ था। एक क्लास में जो है ना 50 क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्लास में 50 क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ क्लास ख़त्म करने से जो है ना ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं हमको है कि आपको हर वो क्वेश्चन याद हो। जैसे जैसे जो कितना आप एक क्वेश्चन पे देखिएगा कम से कम 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो जैसा होगा आप बताइएगा, लेकिन आज 50 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। तो चलिए आप लोग क्लास को पहले शेयर कर दीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है ना कि मानव नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है, बताइए। मानव नेत्र गोलक का जो व्यास होता है वो कितना होता है बताइए। तो एक का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 2.3 होता है, 2.3 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि मानव नेत्र गोलक का जो व्यास होता है कितना होता है तो 2.3 सेंटीमीटर होता है। आगे देखिए कह रहा है कि मानव नेत्र गोलक का जो व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर होता है। और आगे कह रहा है नेत्र की गोलक की आकृति लगभग क्या होती है, गोलाकार होती है। थोड़ा सा आवाज़ में ना थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा, क्योंकि कल से ही ना बुखार लगा हुआ है। बुखार लगने के बावजूद भी आपका क्लास ले रहे हैं, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो आपको सारा जो है क्वेश्चन याद होगा और अच्छे से जो है आपको क्लास कंप्लीट होगा। तो कह रहा है कि नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है तथा इनका व्यास लगभग जो है ना 2.3 सेंटीमीटर होता है। याद रखिएगा कि नेत्र गोलक की जो आकृति होती है ना वो कैसा होता है, गोलाकार होता है। नेत्र गोलक की जो आकृति होती है वो गोलाकार होता है और इनका व्यास लगभग कितना होता है 2.3 सेंटीमीटर होता है। आगे देखिए इसका फिगर दिया हुआ है, देखिए इसका है ना 2.3 सेंटीमीटर। आगे देखिए कह रहा है कि नेत्र गोलक एवं द्विपक्षीय और गोलाकार संरचना है जिसमें दृष्टि के रिसेप्टर कोशिकाएं होती है और यह एक असाधारण कैमरे की तरह क्या होती है, निर्मित होती है। तो याद रखिएगा कि नेत्र गोलक एक द्विपक्षीय और गोलाकार संरचना है।
जिसमें दृष्टि के रिसेप्टर्स कोशिकाएं होती है और यह एक साधारण कैमरे की तरह निर्मित होती है। आगे देखिए कह रहा है कि नेत्र गोलक लंबा हो जाना अर्थात नेत्र लेंस एवं रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना तथा नेत्र लेंस के अधिक उत्तल हो जाना अर्थात फोकस दूरी का मान समान आँख की अपेक्षा घट जाना होता है एवं इन दोनों कारणों से वस्तुओं से आने वाली समानांतर किरणें रेटिना पर फोकस नहीं होती है बल्कि उससे पहले यह अनंत पर चला जाता है। अतः प्रतिबिंब रेटिना पर ही बने इसके लिए उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस या उत्तल लेंस का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है कि 1861 में संयुक्त इटली का राजा 1861 में संयुक्त इटली का राजा किसे घोषित किया गया था। जब इसका पीटी और मेंस का कंप्लीट कर देंगे ना तो जो वापस जहाँ पे फर्स्ट जो करवाए थे सेट 64 पोस्ट का 2023 वाला उसका फिर वापस वहीं पे आ जाएंगे। ठीक है ना, पहले इसका पीटी और मेंस कंप्लीट करवा देते हैं। तो क्वेश्चन कर रहा था कि 1861 में संयुक्त इटली का राजा किसे घोषित किया गया था। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विक्टर एमेनुअल द्वितीय को नियुक्त किया गया था। तो याद रखिएगा कि 1861 में संयुक्त इटली का राजा किसे घोषित किया गया था, तो विक्टर एमेनुअल द्वितीय को नियुक्त किया गया था। और देखिए दरोगा सीरीज जो फर्स्ट और सेकंड एडिशन बुक में पेज नंबर 256 में जो है ये क्वेश्चन दिया हुआ था। आगे देखिए कह रहा है कि 1861 में संयुक्त इटली का राजा विक्टर एमेनुअल द्वितीय को घोषित किया गया था। नेक्स्ट है 1849 में विक्टर एमेनुअल सार्डिनिया का राजा बना। तो याद रखिएगा ना, विक्टर एमेनुअल जो है सार्डिनिया का राजा कब बना, 1849 में बना। उसका सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था काबूल को प्रधानमंत्री के रूप में चुनना। और आगे देखिए कह रहा है यंग इटली की स्थापना कब हुआ था, 1831 ईस्वी में जोसेफ मेनी ने किया था। तो क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि यंग इटली का स्थापना कब हुआ था, तो 1831 में हुआ था। और किसने किया था, तो जोसेफ मेनी ने किया था। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो। यह कथन किसका है, तो जोसेफ मेनी का। याद रखिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछेगा, यदि बहुत बार ये क्वेश्चन आपको सेट लगाते होंगे तो आपको सेट में मिलता होगा। तो कह रहा है यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो। यह कथन किसका है, तो जोसेफ मेनी का है। आगे देखिए कह रहा है इटली के एकीकरण का जनक किसको कहा जाता है, जोसेफ मेनी को माना जाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि इटली के एकीकरण का जनक किसे मानते हैं, जोसेफ मेनी को मानते हैं। अब मेनी द्वारा इटली वासियों का संघर्ष चेतना से भर देने के कारण उसे इटली की आत्मा भी कहा जाता है। याद रखिएगा। तो मेजनी द्वारा जो है ना, मेजनी द्वारा इटली वासियों को संघर्ष की चेतना से भर देने के कारण उसे इटली की आत्मा भी कहा जाता है। आगे देखिए कह रहा है कि मेजनी एक विचारक होने के साथ साथ कवि भी था। उसने कविताओं के माध्यम से इटली वासियों में स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता के आदर्श का प्रसार किया था। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि गरिबाल्डी को लाल कुर्ती के नाम से सेना का संगठन किया था। ठीक है, तो गरिबाल्डी जो है लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन किया था। क्वेश्चन यहाँ पूछेगा कि लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन जो है ना वो किसने किया था, तो गरिबाल्डी किया था। कौन किया था, गरिबाल्डी। तो लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन किसने किया था, गरिबाल्डी किया था। चलिए नेक्स्ट पे आइए। अब से जो है ना आपको पीडीएफ जो है ना एकदम प्योर जो है ना, एक तरह से बोले ना कि एचडी क्वालिटी का पीडीएफ आपको मिलेगा। पहले थोड़ा सा डार्क था लेकिन अब जो है ना आपको क्लीन पीडीएफ दिया जाएगा। तो आप अच्छे से क्लास को देखिएगा, आपको सारा क्वेश्चन क्लियर होगा। और अब हम जो भी क्लास जैसे जैसे करवाएंगे वैसे वैसे पीडीएफ हम डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पे। देखिए आगे कह रहा है कि गरिबाल्डी इटली की स्वतंत्रता और एकता के लिए अथक प्रयत्न करने वाला योद्धा था। ठीक है, तो कह रहा है गरिबाल्डी इटली की स्वतंत्रता और एकता के लिए अथक प्रयत्न करने वाला योद्धा था। आगे देखिए कह रहा है आरंभ में गरिबाल्डी मेजनी के पक्ष में था लेकिन बाद में वह काबूल के पक्ष में जो है ना आ गया था। ठीक है, तो आरंभ में जो था ना, आरंभ में गरिबाल्डी मेजनी के पक्ष में था लेकिन बाद में वह काबूल के पक्ष में आ गया था। आगे देखिए कह रहा है कि 1852 ईस्वी में काबूल सार्डिनिया पीडमोंट का प्रधानमंत्री बना। तो कह रहा है कि 1852 ईस्वी में काबूल सार्डिनिया पीडमोंट का क्या बना, प्रधानमंत्री बना। आगे देखिए कह रहा है कि काबूल इलरी सोग्रीमेंटो नामक समाचार पत्र का संपादक भी था। तो याद रखिएगा ना कि इलरी सोग्रीमेंटो नामक समाचार पत्र का संपादक कौन था, तो काबूल था। नेक्स्ट है इसी काबूल के दिशा निर्देश में इटली का क्या हुआ, एकीकरण संपन्न हुआ था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किसके दिशा निर्देश में इटली का एकीकरण संपन्न हुआ था, तो काबूल के दिशा निर्देश में संपन्न हुआ था। चलिए क्वेश्चन रही 3 पे कह रहा कि शिलालेख का अध्ययन जो है ना क्या कहलाता है, बताइए शिलालेख का अध्ययन क्या कहलाता है। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूरा लेख कहलाता है। क्या कहलाता है, पूरा लेख कहलाता है। याद रखिएगा ये जो है ना, ये क्वेश्चन जो हम पर सेट करवा रहे हैं ये 2024 का पीटी का एग्जाम हुआ था 64 पोस्ट का, उसी का क्वेश्चन पेपर है।
तो याद रखिएगा कि शिलालेख का जो अध्ययन है ना, वो क्या कहलाता है, पुरालेख कहलाता है। आगे देखिए कह रहा है कि शिलालेख का अध्ययन जो है, पुरालेख मतलब एपिग्राफी बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा मतलब लेवल बढ़ाने के लिए क्या किया, यहाँ पे पुरालेख कर दिया गया, ठीक है ना। यहाँ पे सबको पता है एपिग्राफी करता, सब एपिग्राफी मारते। तो याद रखिएगा ना कि शिलालेख का अध्ययन जो है पुरालेख मतलब जिसको एपिग्राफी कहलाता है। और शिलालेख चट्टानों, स्तंभों, पत्थरों, स्लैब, तांबे की प्लेटों, इमारतों की दीवारों और मंदिरों के भागों में देखे जाते हैं, ठीक है। तो शिलालेख चट्टानों, स्तंभों, पत्थरों, स्लैब, तांबे की प्लेटों, इमारतों की दीवारों और मंदिरों के भागों में पर देखे जाते हैं। आगे देखिए कह रहा है घासों का अध्ययन क्या कहलाता है, एग्रोस्टोलॉजी कहलाता है, ठीक है। याद रखिएगा घासों का अध्ययन क्या कहलाता है, एग्रोस्टोलॉजी कहलाता है। अब पुरातत्व भौतिक अवशेषों के माध्यम से प्राचीन और हाल के मानव अतीत का अध्ययन होता है, ठीक है। तो पुरातत्व भौतिक अवशेषों के माध्यम से प्राचीन और हाल के मानव अतीत का अध्ययन होता है। आगे देखिए कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व ऐतिहासिक भूगोल तथा इतिहास के लिए सर अलेक्जेंडर कनिंघम प्रसिद्ध हुए थे, ठीक है। तो कह रहा है ना कि भारतीय पुरातत्व ऐतिहासिक भूगोल तथा इतिहास के लिए सर अलेक्जेंडर कनिंघम क्या हुए, प्रसिद्ध हुए। नेक्स्ट कह रहा है कि कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जो है ना जनक कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक किसे कहा जाता है, कनिंघम को। किसको कहा जाता है, कनिंघम को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बाल घाट किस राज्य में स्थित है, बताइए। बाल घाट जो है ना वो किस राज्य में स्थित है। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में क्या है, तो बाल घाट स्थित है। याद रखिएगा कि बाल घाट किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में जो है बाल घाट स्थित है। आगे देखिए कह रहा है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित बाल घाट मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यह मैग्नीज उत्पाद के लिए क्या है, तो प्रसिद्ध है। तो सतपुड़ा जो है ना, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित बालघाट मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और यह मैग्नीज उत्पाद के लिए क्या है, तो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि यहाँ बालघाट का अर्थ जो है ना, घाटों के ऊपर एक बड़ा शहर होता है। मतलब बालघाट का जो अर्थ होता है वो घाटों के ऊपर एक शहर है। और बालघाट में प्राकृतिक मनोरम दृश्यों में नस्लेहार बांध, धूती बांध व गांगुल पारा झरना शामिल है। और बैनगंगा नदी यहाँ से होकर जो है ना बहती है। आगे देखिए कह रहा है कि बालघाट मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात जो है ना 1021 वाला जिला है। तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश का पूछेगा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो बालघाट है। आगे देखिए दिया हुआ परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ है। तो मध्य प्रदेश का जो है ना, मध्य प्रदेश का मुंबई बोलेगा किसको कहते हैं, इंदौर को कहते हैं। मध्य प्रदेश का मुंबई किसे कहते हैं, इंदौर को कहते हैं। अब भारत का इथोपिया किसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश को जो है ना भारत का इथोपिया कहा जाता है। उदयगिरी का गुफा बोलेगा किसे कहते हैं, विदिशा जिला को उदयगिरी का गुफा कहते हैं, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे देखिए कह रहा है कि नेशनल न्यूज़ प्रिंट एवं पेपर मिल जो है ना नेपानगर में खंडवा मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि राम रोटी योजना नवंबर 2010 से भोपाल, इंदौर और जबलपुर और एवं ग्वालियर में क्या हुआ था, शुरू किया गया था। आगे देखिए भारत के कुछ प्रमुख घाटी एवं उसके राज्य दिया हुआ है। घाटी है और देखिए क्या है, तो राज्य है। देखिए बराक घाटी कहाँ है, तो असम में है। बराक घाटी बोलेगा तो असम में है। बसपा घाटी बोलेगा तो हिमाचल प्रदेश में है। और ब्रह्मपुत्रा घाटी बोलेगा तो असम में है। तो बराक घाटी असम, ब्रह्मपुत्रा घाटी तो असम और बसपा घाटी बोलेगा तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे आइए, आगे देखिए दिया हुआ है दाहानु घाटी बोलेगा तो जम्मू कश्मीर में है। दाहानु घाटी जम्मू कश्मीर में है। बिहिंग घाटी कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बिहिंग घाटी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और हर की दून घाटी उत्तराखंड में है। और कूटी घाटी कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। नर्मदा घाटी बोलेगा तो मध्य प्रदेश में है। और नुब्रा घाटी बोलेगा तो लद्दाख में है। और सांध घाटी बोलेगा तो केरल में है, ठीक है। तो दाहानु घाटी जम्मू कश्मीर में है। बिहिंग घाटी अरुणाचल प्रदेश में है। हर की दून घाटी उत्तराखंड में है। कूटी घाटी उत्तराखंड में है। और नर्मदा घाटी बोलेगा तो मध्य प्रदेश में है। नुब्रा घाटी बोलेगा तो लद्दाख में है। और सांध घाटी बोलेगा तो कहाँ है, तो केरल में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी, बताइए। सीमा सड़क संगठन की स्थापना जो है ना कब हुआ था, तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1960 में हुआ था। कब हुआ था, 1960 में हुआ था। तो सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुआ था, 1960 में हुआ था। आगे देखिए कह रहा है कि सीमा संगठन की स्थापना 1960 में हुआ था। और सीमा सड़क संगठन BRO भारत में एक सड़क निर्माण कार्यकारी बल है जो भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए सड़क मार्गों एवं पुलों का निर्माण और सुरंग बनाने का जो है ना कार्य करता है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि इस संगठन की स्थापना दिनांक 7 मई 1960 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, ठीक है।
आगे इसका मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है, तो नई दिल्ली में है BRO का मुख्यालय। और यह संगठन रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो है ना आता है। और 7 मई 2023 को देश भर की सभी टुकड़ियों ने अपना 64वां जो है ना स्थापना दिवस क्या है तो मनाया। तो 7 मई 2023 को देश भर की सभी टुकड़ियों ने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया। आगे देखिए, परीक्षा उपयोगी भारत के प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान और संगठन का मुख्यालय स्थापना वर्ष दिया हुआ है। देखिए इसको देखते हैं। देखिए, राष्ट्रीय संस्थान संगठन दिया हुआ है, मुख्यालय दिया हुआ है, स्थापना वर्ष दिया हुआ है। कौन सा संगठन का स्थापना कब हुआ था और उसका मुख्यालय कहाँ है। देखिए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में। इसका स्थापना कहाँ हुआ, कब हुआ था, 1958 में हुआ था। इसी को ना DRDO बोलते हैं, DRDO, ठीक है। इसका स्थापना हुआ था 1958 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। आगे देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ये क्या है, तो इसरो है। इसको इसरो इंग्लिश में क्या है, इसरो, ठीक है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बोलेगा। जिसका स्थापना कब हुआ था, 1969 में स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलुरु में है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना 1935 में हुआ था, मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। अब भारतीय मानक ब्यूरो का जो स्थापना हुआ था 1986 में हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो दिल्ली में है। अब भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका स्थापना 1928 में हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। तो भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड का जो स्थापना हुआ था 1928 में हुआ था, मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय जीवन बीमा निगम, इसका स्थापना हुआ था 1956 में और मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है, ठीक है। तो भारतीय जीवन बीमा निगम का बोलेगा तो 1956 में स्थापना हुआ था, मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। नेक्स्ट देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ने 30 सितंबर 2023 को BRO के 28वें महानिदेशक पद पर जो है ना पदभार ग्रहण किए, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ने 30 सितंबर 2023 को BRO के 28वें महानिदेशक का पदभार जो है ना ग्रहण किया। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। कह रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम COPRA कब आया था, बताइए। कह रहा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है COPRA कब आया था, तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1986 में आया था। कब आया था, 1986 में आया था। आगे देखिए, कह रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। तो याद रखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1986 में आया था। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में भारत में उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए 1986 में जो है ना बनाया गया था। आगे देखिए, कह रहा है यह उपभोक्ताओं की समस्याओं और इससे संबंधित मामलों के समाधान के लिए उपभोक्ता परिषद तथा अन्य प्राधिकरणों के गठन का प्रावधान करता है और इसे उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है यह भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को क्या किया, पारित किया। तो याद रखिए कि यह जो भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण जो है ना संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया। और आगे देखिए, इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम कब आया था, 2010 में आया था। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम कब आया था, 2010 में आया था। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया था, 2013 में आया था। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1986 में आया था। याद रखिएगा कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बोलेगा 2013 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बोलेगा तो 1986 में आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे देखिए, कह रहा है कि सतलज नदी में मिला दुर्लभ टेट्लम क्या है, बताइए। कह रहा है कि सतलज नदी में मिला दुर्लभ जो टेट्लम है ना वो क्या है। इसका जो है सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, धातु है। क्या है, तो धातु है। देखिए, कह रहा है कि सतलज नदी में मिला टेट्लम एक दुर्लभ धातु है। इसकी खोज IIT गोकर्ण के शोधकर्ताओं की एक टीम ने की थी। और टेट्लम का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है, 73 होता है। याद रखिएगा, टेट्लम का जो परमाणु क्रमांक होता है ना कितना होता है, 73 होता है। और ये भूरे, भारी और अत्यधिक संचारण प्रतिरोधी है। इसका जो गलनांक होता है क्या होता है, अत्यंत उच्च होता है, ठीक है। टेट्लम का जो गलनांक होता है क्या होता है, अत्यंत उच्च होता है। और टेट्लम का जो उपयोग है ना वो कहाँ कहाँ करते हैं इसके बारे में दिया हुआ है डिटेल। देखिए देखते हैं, टेट्लम से बने कैपेसिटर मतलब संधारित्र बोल सकते हैं, छोटे आकार में अधिक बिजली भंडारण के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। तो टेट्लम क्या है ना कि टेट्लम जो है, टेट्लम से बने कैपेसिटर मतलब जिसको ना संधारित्र बोल सकते हैं, छोटे आकार में अधिक बिजली भंडारण के लिए क्या है, तो महत्वपूर्ण है। खनन मंत्रालय ने विशेषज्ञों की एक समिति ने भारत के लिए 30 महत्वपूर्ण खनिजों के संग्रह को मान्यता दी, जिसमें टेट्लम भी क्या है, तो शामिल है। आगे देखिए, कह रहा है कि प्लेटिनम के विकल्प के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो टेट्लम का जो उपयोग है ना वो प्लेटिनम के विकल्प के रूप में इसका उपयोग होता है। और इसका उपयोग कृत्रिम जोड़े जैसे सर्जिकल उपकरण और प्रत्यारोपण बनाने के लिए भी किया जाता है, याद रखिएगा। और नोट में देखिए दिया हुआ है कि इसकी खोज सबसे पहले 1802 में एडमंड एडर्स
गुस्ताफ एकेनबर्ग ने किया था। ठीक है, टेट्लम का जो खोज है सबसे पहले 1802 में एडर्स गुस्ताफ एकेनबर्ग ने किया था। और टेट्लम धातु को भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके और जर्मनी से आयात करता है। ठीक है, तो टेट्लम धातु को भारत जो है अमेरिका, यूके और जर्मनी से क्या करता है, आयात करता है। चलिए क्वेश्चन रहिए 8 पे, करा है कि मानव विकास सूचकांक में क्या शामिल जो है ना नहीं है, बताइए। मानव विकास सूचकांक में जो है क्या शामिल नहीं है, तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिंगानुपात जो है शामिल नहीं है। लेकिन मानव विकास सूचकांक में क्या क्या शामिल है, तो शिक्षा शामिल है, संसाधन तक पहुंच शामिल है और स्वास्थ्य शामिल है। ठीक है, याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक तो इंडेक्स से क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलेगा, इसलिए इस बुक को जो है अच्छे से कंप्लीट कीजिए। जैसे जैसे कंप्लीट करवाएंगे, मतलब टोटल 25 सेट है ना, आपको 50 दिन में टोटल खत्म करवा देंगे। बस विश्वास रखिए और सारा का पीडीएफ को मिलेगा। और बाकी सभी का जो है ना क्लास अच्छे से तरीके से, ढंग से तरीके से आपको जो है ना इस चैनल पे क्लास करवाया जाएगा। बस निश्चिंत रहिए, अच्छे से इस क्लास को रिवीजन कीजिए, अच्छे से पढ़िए, आपका सारा वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और अच्छे से क्वेश्चन याद होगा। ठीक है ना, ये सब क्वेश्चन ना बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन। आपको अगर दरोगा का एग्जाम दिए होंगे पहले, पीटी मेंस का, पहले पीटी का भी जो भी एग्जाम हुआ है, अगर आपको देखेंगे तब इसमें इंडेक्स का क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो याद रखिएगा ना कि मानव विकास सूचकांक में क्या शामिल नहीं है, तो लिंगानुपात नहीं है, लेकिन शिक्षा, संसाधन तक पहुंच और स्वास्थ्य शामिल है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक में लिंगानुपात जो है ना शामिल नहीं है। मानव विकास सूचकांक को 3 आयामों द्वारा निर्धारित किया जाता है, एक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और क्या है, प्रति व्यक्ति आय है। आगे देखिए कह रहा है कि इस सूचकांक का प्रतिपादन 1990 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़े अर्थशास्त्री मकबूल उल हक, मतलब पाकिस्तान, और इंगे कॉल के द्वारा किया गया था। और इसका जो मान होता है 0 से 1 के बीच होता है। और आगे देखिए कह रहा है संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला मानव विकास सूचकांक 1990 में जो है ना जारी किया गया था। तो क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला मानव विकास सूचकांक जो है कब जारी किया गया था, 1990 में जारी किया गया था। और प्रत्येक वर्ष यूएनडीपी के द्वारा जो है ना जारी किया जाता है। तो याद रखिएगा मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, यूएनडीपी जारी करता है। और पहली बार जो है मानव विकास सूचकांक कब जारी हुआ था, 1990 में जारी हुआ था। आगे देखिए दिया हुआ है कि मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2023 में जो है ना सम्मिलित देश कितना 191 है। तो देश देखिए रैंक है और मान है। तो पहले नंबर पे कौन है, स्विट्जरलैंड है, और दूसरे नंबर पे नॉर्वे है, तीसरे नंबर पे आइसलैंड है। और भारत का स्थान कितना 132वां है, याद रखिएगा। ठीक है, और स्विट्जरलैंड का जो मान है 0.962 है, नॉर्वे का 0.961 है, आइसलैंड का 0.951 है, और भारत का 0.631 है। ये सब तो नहीं पूछता, लेकिन ये जो रैंक और जो है ना देश का पूछेगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन बनाइए 9 पे। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी जो है ना पाई जाती है, बताइए। कृषि में जो है किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, याद रखिएगा। तो कृषि में जो है ना किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो छिपी बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है। आगे देखिए दिया हुआ है कि देखिए कृषि में जो है ना छिपी, परछन या अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। तो कृषि में क्या होता है, छिपी, परछन और अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। और परछन छिपी बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जिसमें किसी कार्य को करने के लिए जितने श्रमिक की आवश्यकता होती है उसे अधिक जो है ना श्रमिक काम करने लगते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो छिपी बेरोजगारी कहते हैं। आगे देखिए दिया हुआ है कि इसमें सीमांत उत्पादन शून्य होता है। इस प्रकार की बेरोजगारी में श्रमिकों को व्यक्तियों की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति का उत्पादन पर कोई प्रभाव जो है नहीं पड़ता है। आगे देखिए दिया हुआ है कि संरचनात्मक बेरोजगारी, ये क्या है, तो जो अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए दिया हुआ है कि औद्योगिक ढांचे के पिछड़ेपन, सीमित पूंजी और पुरानी उत्पादन इत्यादि है। चलिए क्वेश्चन रहिए 10 पे, देखिए कह रहा है कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन जो है ना क्या है, बताइए। मौलिक अधिकार का जो उल्लंघन है वो क्या है, तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम मजदूरी ना देना। ठीक है, तो मौलिक अधिकार का जो उल्लंघन है वो क्या है, तो न्यूनतम मजदूरी का ना देना, न्यूनतम मजदूरी ना देना। आगे देखिए दिया हुआ है, कह रहा है कि न्यूनतम मजदूरी ना देना मौलिक अधिकार का क्या है, उल्लंघन है। न्यूनतम मजदूरी ना देना क्या है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। और पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट बनाम भारत संघ मामला 1982 में उच्च न्यायालय ने यह कहा कि कर्मकारों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना उन्हें मूलभूत मानवीय गरिमा के साथ जीवित रहने का अधिकार से वंचित करने के तुल्य है, और यह अनुच्छेद 21 का क्या है, उल्लंघन है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में अनुच्छेद 21 की व्यापक को बढ़ाकर केवल जीवन का अर्थ जो है जीवित रहने तक नहीं, मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार माना है। ठीक है, तो कह रहा है मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में अनुच्छेद 21 की व्यापक
को बढ़ाकर, व्यापकता को बढ़ाकर केवल जीवन का अर्थ जीवित रहने तक नहीं, मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार माना। आगे देखिए दिया हुआ कि साथ ही गोपनीयता का अधिकार, भोजन का अधिकार, रोजी रोटी का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार आदि अनुच्छेद 21 में क्या है, शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट देखिए संविधान के भाग 3, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक किसका वर्णन है, तो मूल अधिकार का वर्णन है। तो याद रखिएगा कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक किसका वर्णन है, तो मूल अधिकार का वर्णन है। आगे देखिए दिया हुआ कि संविधान के भाग 3 को भारत का क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है, जो सर्वथा क्या उचित है। आगे देखिए दिया अनुच्छेद 21 में महत्वपूर्ण अधिकार दिया हो, क्या क्या है, तो हथकड़ी लगाने के विरुद्ध जो अधिकार है क्या है, तो अनुच्छेद 21 के तहत है। बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत है। और निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार अनुच्छेद 21 का ही अधिकार है। और आपातकालीन एवं चिकित्सा सुविधा का अधिकार क्या है, तो अनुच्छेद 21 का अधिकार है। और पहाड़ी क्षेत्रों में मार्ग का अधिकार क्या, अनुच्छेद 21 का अधिकार है। ठीक है, आई क्वेश्चन रही 11 पे कह रहा है खाली स्थान को किस प्रीपोजिशन से भरा जा सकता है, जैसे ही वाज जेलस डैश खाली स्थान हर सक्सेस है, बताइए ही वाज जेलस खाली स्थान हर सक्सेस क्या होगा, तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑफ होगा। क्या होगा, ऑफ होगा। देखिए कह रहा है कि जेलस, इनवायरस, डेसिरियस और रेसेंटफुल आदि ऐसे एडजेक्टिव है जिनके साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है। अगर एक स्थान के लिए उपयुक्त शब्द क्या है, प्रीपोजिशन क्या होगा, ऑफ होगा। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कुछ शब्दों में लिस्ट और उसके साथ प्रयोग होने वाले प्रीपोजिशन को देखें। देखिए इसको देख लीजिएगा, इंग्लिश पूरा दिया हुआ कि कौन सा प्रीपोजिशन के साथ क्या क्या लगेगा। देखिए ऑब्जर्व इन है, बिलीव इन है, कॉन्फिडेंट इन है, इन्वॉल्व इन है, लुक एट है, मार्वल एट है। सब जो है ना प्रीपोजिशन के साथ लगेगा, मतलब जो जो सेंटेंस दिया है उसके साथ इन लगेगा, बिलीव इन लगेगा, कॉन्फिडे इन, इन्वॉल्व इन, लुक एट, मार्वल एट, पॉइंट एट, स्माइल एट, स्टार्ट एट, बिंक एट, एक्वाइंट विथ, एग्री विथ, एसोसिएट विथ, क्वाइंसिड विथ, क्वाइंस्ड विथ, एक्सपेंड फ्रॉम, एब्सटेंड फ्रॉम, रेन फ्रॉम, डेबर फ्रॉम, प्रोहिबिट फ्रॉम और डिफर फ्रॉम। आगे देखिए आर्ग्यू अबाउट, आस्क अबाउट, थिंक अबाउट, वरी अबाउट, एक्सपोज टू, डिवोट टू, डेडिकेट टू, प्रोन टू, कन्वर्ट टू और लीड टू, ये सब जो है ना इस सेंटेंस के साथ ये सब प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। आगे देखिए क्वेश्चन 12 पे आइए। देखिए कह रहा है ना कि भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी ने कितने किलोमीटर के प्रति घंटे की रफ्तार से स्मैश लाकर बैडमिंटन में किसी पुरुष खिलाड़ी द्वारा सबसे तेज हिट का रिकॉर्ड बनाया है, बताइए। कह रहा है कि भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी की सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी ने कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्मैश लाकर बैडमिंटन में किसी पुरुष खिलाड़ी द्वारा सबसे तेज हिट का रिकॉर्ड जो है ना बनाया है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका सही उत्तर होगा 12 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, 565 किलोमीटर। क्या होगा, 565 किलोमीटर होगा। आगे देखिए दिया हुआ है कि भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी 565 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से कोरिया ओपन के दौरान किसी पुरुष खिलाड़ी द्वारा सबसे तेज स्मैश लगाकर ग्रीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। ठीक है, और सात्विक साईराज ने यह स्मैश 14 अप्रैल 2023 को लगाया था, याद रखिएगा। और सात्विक साईराज ने अभी हाल ही में चिराग शेट्टी के साथ मिलकर इंडोनेशिया ओपन 1000 का जो है ना खिताब जीता है। चलिए क्वेश्चन रहिए आई 13 पे कर देखिए कह रहा है कि हंगुल जो है ना क्या है, बताइए हंगुल क्या है, तो हंगुल जो है ना ये क्या है, तो काश्मीरी हिरन है। क्या है, तो काश्मीरी हिरन है। तो हंगुल क्या है, तो काश्मीरी हिरन है। ये कह रहा है कि हंगुल क्या है, तो काश्मीरी हिरन है। यह उत्तर भारत पाकिस्तान खासकर कश्मीर में पाए जाने वाली लाल हिरन की क्या है, तो नस्ल है। तो यह हंगुल जो है ना यह उत्तर भारत पाकिस्तान खासकर कश्मीर में पाए जाने वाली लाल हिरन की एक नस्ल है। आगे देखिए दिया हुआ है कश्मीर का दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान इस हिरन के लिए क्या है, तो प्रसिद्ध है। तो हंगुल के लिए जो है ना कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, जो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। और यह जो है जम्मू कश्मीर का राज पशु है। तो हंगुल याद रखिएगा कि हंगुल जो है ना किस राज्य का राजकीय पशु है, तो जम्मू कश्मीर का है। और हंगुल का वैज्ञानिक नाम पूछेगा तो सर्वस एलाफस हंगुल है। और पहली बार अल्फ्रेड वेगनर द्वारा वर्ष 1844 में इस प्रजाति को चिन्हित किया गया था। आगे देखिए दिया हुआ कि IUCN के रेड डाटा बुक में हंगुल को विलुप्त प्राय पशु घोषित किया गया है। हंगुल परियोजना का शुभारंभ 1970 में किया गया था। याद रखिएगा कि हंगुल परियोजना का जो शुभारंभ हुआ था कब हुआ था, 1970 में शुभारंभ हुआ था। देखिए परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ है। कुछ भारतीय राज्य के राजकीय पशु की सूची दिया हुआ है। देखिए कौन सा राज्य का जो है ना पशु क्या है, तो देखिए बिहार का बोलेगा तो गौर या तो बैल बोल सकते हैं, राजकीय पशु है। झारखंड का बोलेगा राजकीय पशु क्या है, तो हाथी है। उड़ीसा का बोलेगा तो सांबर हिरन है। पंजाब का बोलेगा तो काला हिरन है।
राजस्थान का राजकीय पशु बोलेगा तो चिंकारा है। आंध्र प्रदेश का बोलेगा तो काला हिरन है। गुजरात का बोलेगा तो एशियाई शेर है। महाराष्ट्र का बोलेगा तो विशालकाय गिलहरी है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट था, राजकीय पशु था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है कि जी आकाश किस खेल से जो है ना, जी आकाश किस खेल से संबंधित है, बताइए। जी आकाश जो है किस खेल से संबंधित है, तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शतरंज से। किससे? शतरंज से है। तो तमिलनाडु के जी आकाश देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर है और पी श्याम निखिल जो है ना 85वें ग्रैंड मास्टर है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन रहे 15 पे देखिए, कर रहा है कि विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है ना, क्या है बताइए। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर है। क्या है? तो एम्पियर है, एम्पियर है। ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक बोलेगा एम्पियर होता है। आप विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आप विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र में प्रवाहित आवेश के परिणाम द्वारा क्या होता है? व्यक्त किया जाता है। आगे देखिए दिया हुआ कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा क्या है? एक अदिश राशि है और इसका मात्रा क्या है? एम्पियर होता है। ठीक है, इसलिए विद्युत धारा आई बराबर क्या है? आवेश बटा समय, मतलब क्यू बटा टी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन रहे 16 पे कह रहा है उगादि उत्सव जो है ना किस राज्य में मनाया जाता है, बताइए। उगादि जो उत्सव है किस राज्य में मनाते हैं, तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में मनाते हैं। कहाँ मनाते हैं? कर्नाटक में। तो उगादि उत्सव कहाँ किस राज्य में मनाया जाता है, तो कर्नाटक में। उगादि उत्सव कर्नाटक में नए साल के रूप में जो है ना मनाया जाता है। देखिए भारत के राज्यों का महत्वपूर्ण उत्सव दिया हुआ है, कौन सा उत्सव किस राज्य का है। देखिए खीर भवानी उत्सव बोलेगा तो कहाँ का है, तो खीर भवानी उत्सव जो है ना जम्मू कश्मीर का है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर का है। सिंधु दर्शन बोलेगा तो कहाँ का है? लद्दाख का है। नुआखाई बाली यात्रा बोलेगा तो उड़ीसा का है। किसका? उड़ीसा का। तवांग बोलेगा तो कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का तवांग है। संगाई बोलेगा तो संगाई कहाँ का है? संगाई बोलेगा तो मणिपुर का है। नमस्ते ओरछा बोलेगा तो मध्य प्रदेश का है, मतलब उत्सव है। और गुड़ी पड़वा नव वर्ष पर आरंभ होता है, ये कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। बुनालू बथुकम्बा बोलेगा तो तेलंगाना का है। उत्तरायण बेस्तु बरस बोलेगा तो गुजरात का है। और फूल दही बोलेगा तो कहाँ का है? उत्तराखंड का, याद रखिएगा। ठीक है, तो खीर भवानी कहाँ का? जम्मू कश्मीर का है। सिंधु दर्शन बोलेगा तो लद्दाख का है। नुआखाई बाली यात्रा कहाँ का? उड़ीसा का है। धनु यात्रा कहाँ है? उड़ीसा का है। रज पर्व कहाँ का? तो उड़ीसा का है। तवांग कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का है। और संगाई बोलेगा तो मणिपुर का है। नमस्ते ओरछा बोलेगा तो मध्य प्रदेश का है। और गुड़ी पड़वा जो नव वर्ष पे आरंभ होता है वो महाराष्ट्र का है। और बुनालू बथुकम्बा बोलेगा तो तेलंगाना का है। उत्तरायण बेस्तु बरस बोलेगा तो गुजरात का है। फूल दही बोलेगा तो उत्तराखंड का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे कह रहा है कि बमाको जो है ना किस देश की राजधानी है, बताइए। बमाको जो है वो किस देश की राजधानी है, तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, माली की है। किसकी राजधानी? तो माली की है। तो बमाको जो है माली के देश की राजधानी है और यह माली देश का सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, यह माली देश का सबसे बड़ा शहर है। माली देश से महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ है कि मुद्रा बोलेगा तो वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक है। और कार्यकारी भाषा बोलेगा तो माली का फ्रेंच है। आदर्श वाक बोलेगा तो अन पीपल अन वट यूनेफाई, मतलब फ्रेंच है। एक लोग एक साच एक विश्वास है। और 22 सितंबर 1960 को सूडान और सेनेगल ने फ्रांस से आज़ादी पाकर माली फेडरेशन के रूप में क्या हुआ? स्थापित हुआ था। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो है ना महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ है परीक्षा संबंधित। देश दिया हुआ है, राजधानी दिया हुआ है, मुद्रा दिया हुआ है। तो कौन सा देश का राजधानी कहाँ है और मुद्रा क्या है। देखिए दक्षिण अफ्रीका का राजधानी बोलेगा प्रिटोरिया है, मुद्रा बोलेगा तो रैंड है। दक्षिण अफ्रीका का राजधानी बोलेगा प्रिटोरिया, मुद्रा बोलेगा तो रैंड। गुआना का बोलेगा तो राजधानी कहाँ है? जॉर्ज टाउन है, मुद्रा बोलेगा तो डॉलर है। चेक गणराज्य का राजधानी बोलेगा तो प्राग है, मुद्रा बोलेगा तो कोरोना है। यूक्रेन का राजधानी बोलेगा तो कीव है, इसका मुद्रा बोलेगा हिरविनिया है। रूस का राजधानी बोलेगा तो मॉस्को है, मुद्रा बोलेगा तो रूबल है। डेनमार्क का राजधानी बोलेगा तो कोपेनहेगन है, मुद्रा बोलेगा तो क्रोन है। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी बोलेगा तो कहाँ है? कैनबरा है, मुद्रा बोलेगा तो डॉलर है। न्यूजीलैंड का राजधानी बोलेगा तो वेलिंगटन है, मुद्रा बोलेगा तो क्या है? तो डॉलर है। चलिए क्वेश्चन 18 पे कह रहा है कि लेमरू हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है, बताइए। लेमरू जो हाथी रिजर्व है वो किस राज्य में स्थित है, तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो लेमरू हाथी रिजर्व जो है छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में क्या है? स्थित है। इसका लक्ष्य हाथियों को स्थायी आवास प्रदान करने के साथ साथ मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकना तथा संपत्ति के विनाश को क्या करना? कम करना है। आगे देखिए दिया हुआ कि छत्तीसगढ़ के अन्य संरक्षित क्षेत्र क्या है, तो अचान कमार टाइगर रिजर्व कहाँ का है? तो छत्तीसगढ़ का है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। और सीता नंदी उदंती टाइगर रिजर्व बोलेगा तो कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। और बादल खोल तामोर पिंगला हाथी अभयारण्य कहाँ का है? तो छत्तीसगढ़ का ही है। ठीक है, आगे देखिए दिया हुआ कि हाथी किस्टोन प्रजाति से संबंधित है। हाथी जो है ना किस्टोन प्रजाति से संबंधित है। और एशियाई हाथी का 3 उप प्रजातियाँ होती है। कौन कौन? भारतीय, सुमात्रन एवं क्या? श्रीलंकाई होती है। आगे देखिए दिया हुआ कि भारतीय हाथियों के संरक्षण स्थिति के अनुसार
वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में आया था, अनुसूची 1 में है। और IUCN रेड डाटा बुक में जो है लुप्त प्रजाति को जो है इंडेंजर्ड जो होता है उसको इसमें मतलब डाला जाता है। और CITES परिशिष्ट फर्स्ट में क्या बोल रहा है, CITES में क्या होता है, परिशिष्ट फर्स्ट होता है, ठीक है। और आगे देखिए कह रहा है कि हाथियों के संरक्षण के लिए भारत की पहल जो है ना गज यात्रा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, ठीक है। तो हाथियों के संरक्षण के लिए भारत की पहल क्या है, तो गज यात्रा प्रोजेक्ट शुरू किया गया। और जो एलिफेंट आया था ये कब आया था? 1992 में आया था, एवं सीड्स बम या बॉल है। और परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण हाथी रिजर्व एवं उसके राज्य दिया हुआ है, ठीक है। कौन सा हाथी रिजर्व जो है किस राज्य में स्थित है इसके बारे में दिया हुआ है, इसको देखते हैं। देखिए सिंहभूम हाथी रिजर्व कहाँ है? तो झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में। दिहिंग पटकई हाथी रिजर्व कहाँ है? तो असम में। कहाँ है? असम में। मैसूर हाथी रिजर्व कहाँ है? तो कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। अन्नामलाई हाथी रिजर्व बोलेगा तो कहाँ है? तमिलनाडु में है। पेरियार हाथी रिजर्व बोलेगा तो कहाँ है? तो केरल में है। इंताकी हाथी रिजर्व बोलेगा तो कहाँ है? कि नागालैंड में है। मयूर झरना हाथी रिजर्व बोलेगा तो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। शिवालिक हाथी रिजर्व बोलेगा तो कहाँ है? तो उत्तराखंड में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन आइए 19 पे, कह रहा है कि बैलाडीला की खान जो है ना किस राज्य में स्थित है, बताइए। बैलाडीला की खान जो है किस राज्य में स्थित है? तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो बैलाडीला की खान जो है किस राज्य में स्थित? छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो बैलाडीला की खान छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है और यह लौह खदान है, ठीक है, लौह खदान है। बैलाडीला क्षेत्र के लौह अयस्क को सुपर हाई ग्रेड के रूप में जाना जाता है, जिससे 66% से अधिक जो है ना लौह सामग्री क्या होती है। देखिए आगे दिया हुआ है कि बैलाडीला खान भारत में पहली बार ओपन कास्ट मशीनीकृत लौह अयस्क खदान है, ठीक है। तो बैलाडीला जो खदान है वो भारत में पहली बड़ी ओपन कास्ट मशीनीकृत लौह अयस्क खदान है, जिसके लिए NMDC द्वारा DPR तैयार किया गया था। और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक और निर्यातक है, ठीक है, याद रखिएगा। और आगे देखिए कह रहा है कि देखिए आगे दिया हुआ ना कि बैलाडीला से लौह अयस्क जापान और दक्षिण कोरिया को निर्यात तो है ना किया जाता है। तो बैलाडीला से जो है ना लौह अयस्क जापान और दक्षिण कोरिया को क्या निर्यात किया जाता है। आगे देखिए दिया हुआ है परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ है कि लौह अयस्क उत्पादन में भारत के शीर्ष 4 राज्य कौन कौन है। क्रमशः जो है ना उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक है, झारखंड एवं क्या है, झारखंड है, ठीक है। तो लौह अयस्क उत्पादन में भारत के शीर्ष 4 राज्य कौन कौन है? तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और क्या है, झारखंड है। एवं विश्व में ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन शीर्ष 3 उत्पादक है। अगर विश्व में पूछेगा तो कौन कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है और क्या है, तो चीन है, ठीक है, लौह अयस्क में। अब भारत का स्थान कितना है? तो चौथा है। आगे देखिए दिया हुआ कि भारत में 4 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं। एक होता है मैसिव हर्मेटाइट, एक होता है मैग्नेटाइट, एक होता है टाइटेनो मैग्नेटाइट, एक होता है पिसोलिक, इसको ना आयरन स्टोन बोल सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए दिया हुआ कि भारत के अन्य लौह अयस्क खदान एवं राज्य कौन कौन है। देखिए इसको देखते हैं कि देखिए रत्नागिरी और चांदा कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का है। सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग बोलेगा तो कहाँ का है? झारखंड का है। बस्तर, दुर्ग, बिलासपुर बोलेगा तो खदान कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। क्योंझर और मयूरभंज बोलेगा तो कहाँ का? उड़ीसा का है। बेलारी और चित्तलदुर्ग बोलेगा तो कहाँ का है? तो कर्नाटक का, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन आइए 20 पे। देखिए क्वेश्चन 20 कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस दिन मनाया जाता है, बताइए। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस दिन मनाते हैं? तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, 2 दिसंबर को क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाते हैं? 2 दिसंबर को मनाते हैं। तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य औद्योगिक आपदाओं के प्रबंधन और नियंत्रण को लेकर जागरूकता फैलाना और औद्योगिक अथवा मानवीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को रोकने की दिशा में प्रयास को बढ़ावा देना है, ठीक है। आगे देखिए दिया हुआ कि यह दिवस उन लोगों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने 2 से 3 दिसंबर 1984 को रात भोपाल गैस त्रासदी में अपनी जान गंवा दी थी। आगे दिया हुआ कि इसी त्रासदी के बाद यह दिवस जो है मनाया जा रहा है और इसका थीम 2023 का बोलेगा तो स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह के लिए सतत विकास है। आगे देखिए इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से दिया हुआ है, दिवस है और तिथि दिया हुआ है। देखिए विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं? विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? तो 2 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 2 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस कब मनाते हैं? तो 3 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 3 दिसंबर को। युवा कौशल दिवस कब मनाते हैं? युवा कौशल दिवस मनाते हैं 15 जुलाई को। कब मनाते हैं? 15 जुलाई को। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? 11 नवंबर को। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन एक इस पे कह रहा है कि भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पोर्टल जो है ना किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है, बताइए। कह रहा है कि भारत जो है द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृति मंत्रालय लॉन्च किया है। देखिए दिया हुआ है कि भारत जो है ना द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पोर्टल G20 शिखर सम्मेलन पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल 16 भाषाओं में क्या है? तो उपलब्ध है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे देखिए, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस जो है ना किस दिन मनाया जाता है, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस जो है कब मनाते हैं? तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 15 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाते हैं? 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाते हैं। आगे देखिए दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस दिवस की स्थापना ग्रामीण महिलाओं को समाप्ति करने के लिए उद्देश्य से वर्ष 1995 में बीजिंग में आयोजित महिलाओं पर चौथे विश्व सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों द्वारा विशेष दिवस के रूप में जो है ना की गई है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि ग्रामीण महिलाओं का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है 15 अक्टूबर 2008 को मनाया गया और इस नए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की स्थापना महासभा 2007 में अपने संकल्प 62/136 में की थी। आगे देखिए इसका थीम दिया 2023 का, तो ग्रामीण महिलाओं के सभी अच्छे भोजन की खेती करती है, रूरल वुमेन कल्टिवेटिंग गुड फूड फॉर ऑल। आगे देखिए इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि दिया हुआ है, तिथि दिया हुआ है और दिवस देखिए दिया हुआ है, दिवस और तिथि दिया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? तो 11 अक्टूबर क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाते हैं? 11 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? 13 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। और आगे याद रखिएगा कि विश्व छात्र दिवस कब मनाते हैं? विश्व छात्र दिवस मनाते हैं 15 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाते हैं? तो 12 मई को मनाते हैं। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं? तो 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? तो 9 जनवरी को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? तो 24 दिसंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे कह रहा है किसके शरीर में एक चक्र में केवल एक ही बार रुधिर हृदय में जाता है, बताइए क्या होगा। कह रहा है किसके शरीर में एक चक्र में केवल एक ही बार रुधिर हृदय में जाता है? तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मछली। क्या है? मछली है। कह रहा है कि मछली के शरीर में एक चक्र में केवल जो है ना एक बार ही रुधिर हृदय में जाता है। तो कह रहा है कि मछली के शरीर में एक चक्र में केवल एक ही बार में रुधिर हृदय में जाता है और मछली में जो बंद है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम एवं सकल परिसंचरण तंत्र, जिसमें रक्त को एक सिकुड़ा हुआ हृदय द्वारा उदर महाधमनी के माध्यम से गलफड़ा तक पंप किया जाता है। आय कर अधिकांश मछलियों में हीमोग्लोबिन के साथ न्यूक्लियोटाइड लाल रक्त का प्रवाह किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए दिया कि मछलियों में प्लेटलेट के बजाय एंथ्रोसाइट्स पाए जाते हैं। ठीक है, मछलियों में प्लेटलेट्स के बजाय क्या पाया जाता है? तो एंथ्रोसाइट्स पाए जाते हैं, जो पोषक तत्व का परिवहन को क्या करता है? प्लाज्मा द्वारा होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे कह रहा है कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई कितनी है, बताइए। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9322 किलोमीटर है। कितना है? 9322 किलोमीटर है। तो कह रहा है कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई 9322 किलोमीटर है। यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो कहाँ है? रूस में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जिसका लंबाई कितनी है? 9322 किलोमीटर है और किस राज्य में, किस देश में स्थित है? रूस में स्थित है। आगे देखिए कह रहा है कि ट्रांस साइबेरियन का निर्माण कार्य वर्ष 1891 से 1916 तक हुआ था। इसका अन्य नाम बोलेगा तो पार साइबेरियन रेल मार्ग भी है। यह रेल मार्ग पश्चिम सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टोक से जोड़ता है। तो ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है, यह रेल मार्ग पश्चिम सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टोक से जोड़ता है। आगे देखिए परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ, इसको देखते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है ना कि कनाडाई प्रशांत जो रेलवे है ये कहाँ से कहाँ तक? हैलीफैक्स से वैंकूवर तक है। कनाडाई प्रशांत रेलवे जो है ये हैलीफैक्स से कहाँ तक है? तो वैंकूवर तक है। और ट्रांस ऑस्ट्रेलिया रेलवे जो है पूर्व सिडनी से पश्चिमी पर्थ तक है। ठीक है, और ट्रांस काकेशियन रेलवे जो है ये सोवियत संघ के फरगना तक है, सोवियत संघ के से फरगना तक है। और कायरा केपटाउन ट्रांस बोलेगा तो मिस्र से दक्षिण अफ्रीका केपटाउन तक है। और कॉन्टिनेंटल रेलवे बोलेगा तो आसवन आदिस अबाबा होते हुए मोवास तक है। ठीक है, और कनाडा राष्ट्रीय रेलवे बोलेगा तो कनाडा के हैलीफैक्स ब्रिटिश कोलंबिया के प्रिंस रूपर्ट तक है। तो कनाडा राष्ट्रीय रेलवे जो है कनाडा के हैलीफैक्स से ब्रिटिश कोलंबिया के प्रिंस रूपर्ट तक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन रहे 25 पे कह रहा है कि यदि पिता द्वारा बच्चे को एक्स गुणसूत्र कह रहा है कि यदि पिता द्वारा बच्चे को एक्स गुणसूत्र वंशानुगत प्राप्त हुआ हो तो वह क्या है, बताइए। यदि पिता द्वारा बच्चे को एक्स गुणसूत्र वंशानुगत प्राप्त हुआ हो तो वह क्या होगा? तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लड़की होगी। क्या होगी? लड़की होगी। देखिए दिया हुआ है कि पिता द्वारा बच्चे को एक्स गुणसूत्र वंशानुगत प्राप्त हो तो लड़की होगी। देखिए इधर पिता का गुणसूत्र दिया हुआ है XY दिया हुआ है, माता का गुणसूत्र क्या है? XY दिया हुआ है। देखिए इसमें जो है ना अगर पिता का गुणसूत्र अगर X है और माता का अगर गुणसूत्र X लिया जाएगा तो क्या होगा? बेटी संतान होगा। अगर देखिए पिता का गुणसूत्र अगर X लिया जाए और माता का भी X लिया जाए तो क्या होगा? बेटी संतान होगा। और पिता का अगर Y लिया जाए और इसमें माता का जो है ना X लिया जाए तो क्या होगा? बेटा संतान होगा। और देखिए पिता का जो है पिता का जो है ना X लिया जाए, ठीक है, पिता का अगर X लिया जाए
और अगर माता का बाई ले जाए तो क्या होगा, बेटी संतान होगा। ये सब डायग्राम के द्वारा जो है ना सर के द्वारा समझाया गया है। देखिए 50% 50% है इसका रहता है। देखिए आगे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि किस राज्य में 200 वर्षों से बांस ड्रिप सिंचाई होती आ रही है, बताइए। कह रहा है ना कि किस राज्य में 200 वर्षों से बांस ड्रिप सिंचाई होती आ रही है। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। क्या है, तो मेघालय है। ये कह रहा है ना कि मेघालय राज्य में 200 वर्ष में बांस जो है ना कि ड्रिप की सिंचाई होती आ रही है, और यह बांस के पाइप का उपयोग करके धारा और स्प्रिंग के पानी के दोहन की एक प्रणाली है। इसके माध्यम से 18 से 20 लीटर पानी बांस की पाइप प्रणाली में प्रवेश करता है तथा सैकड़ों मीटर तक क्या होता है, पहुंचाया जाता है। आगे देखिए मेघालय से महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ है कि मेघालय की राजधानी कहाँ है, तो शिलोंग है, सबको पता है। मेघालय का क्षेत्रफल का बात करें तो 22,429 वर्ग किलोमीटर है, और मेघालय का लिंगानुपात बोलेगा तो कितना, 989 है। और मेघालय का मुख्य भाषाएं बोलेगा तो गारो है, खासी है, जयंतिया और क्या है, अंग्रेजी। ये सब क्या है, मेघालय का भाषा है। और मेघालय शब्द का जो अर्थ होता है बादलों का क्या होता है, घर होता है। आगे देखिए दिया हुआ है कि उत्तर तथा पूर्व में असम, दक्षिण तथा पश्चिम में बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, तो मेघालय जो है ना उत्तर तथा पूर्व में असम से घिरा हुआ है, और दक्षिण तथा पश्चिम में बोलेगा तो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और पर्यटन स्थल का बात करें, चेरापूंजी कहाँ है, मेघालय। मानसीराम कहाँ है, मेघालय में है। बाड़ा पानी गुफाएं कहाँ, मेघालय में। एलिफेंटा जलप्रपात एवं नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान बोलेगा तो कहाँ है, तो मेघालय में है। आगे देखिए कह रहा है कि भारत के सबसे प्राचीन भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफा बोलेगा तो के क्रेम लियाटपुरा है, मेघालय में स्थित है। ठीक है, तो भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफा बोलेगा तो क्रेम लियाटपुरा जो है ना मेघालय में स्थित है। और राजीव गांधी भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है, मेघालय में स्थित। राजीव गांधी भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ है, तो मेघालय में स्थित है। और नोकलिकाई जो है 340 मीटर जलप्रपात मेघालय में स्थित है। नोकलिकाई जो है जितने 340 मीटर जलप्रपात कहाँ है, मेघालय में स्थित है। और विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान बोलेगा तो मानसीराम मेघालय जो है चेरापूंजी में अवस्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे देखिए, कह रहा है कि चर्च द्वारा जो है ना कृषि के उपज का 10वां हिस्सा कर के रूप में वसूल किया जाता है, बताइए। कह रहा है कि चर्च द्वारा कृषि के उपज का 10वां हिस्सा कर के रूप में वसूल किया जाता था, बताइए क्या होगा। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टीथ। क्या होगा, टीथ होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि चर्च द्वारा कृषि के उपज का 10वां हिस्सा जो है ना टीथ के रूप में वसूल किया जाता था। और टाइद एक प्रकार का क्या है, धार्मिक कर था। क्या था, धार्मिक कर था। तो टाइद क्या है, एक प्रकार का धार्मिक कर था। आगे देखिए कह रहा है कि सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर को जो है ना टाइल कहा जाता था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर को क्या कहते थे, टाइल कहते थे। और एक प्रकार का जो है ना एक प्रत्यक्ष कर है। क्या है, तो प्रत्यक्ष कर है। आगे देखिए कह रहा है कि लिब्रे मतलब फ्रांस की मुद्रा का नाम था, जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो लिब्रे जो है फ्रांस की मुद्रा का नाम था, जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था। आगे दिया हुआ कि 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज में 3 स्टेट्स में बटा था। प्रथम स्टेट पादरी वर्ग था, द्वितीय स्टेट कुलीन वर्ग था, और तृतीय स्टेट बोलेगा तो बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, किसान और कारीगर, भूमिहीन मजदूर, नौकर आदि था। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रथम 2 स्टेट कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जनमाना प्राप्त थे। इनमें से महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य के लिए दी जाने वाली करों में से छूट था। नेक्स्ट कह रहा है कि तत्कालीन फ्रांसीसी समाज में केवल तीसरे स्टेट के लोग जनसाधारण ही अदा करते थे। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि उल्लेखनीय है कि फ्रांसीसी समाज में अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपयोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। उल्लेखनीय है कि फ्रांसीसी समाज में अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपयोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। और आगे कह रहा है कि प्राचीन राजतंत्र जो है ना पद का प्रयोग समानतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। आगे देखिए दिया हुआ कि फ्रांसीसी समाज मतलब 18वीं शताब्दी से संबंधित परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ है। ये कह रहा है ना कि सन 1774 में बुर्बो राजवंश को लुई जो है ना, लुई क्या है तो 16वां जो है ना फ्रांस की राजगद्दी पे केवल 20 वर्ष की आयु में क्या हुआ था, बैठा था। ठीक है, तो कह रहा है कि सन 1774 में जो है बुर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पे केवल 20 वर्षों की आयु में बैठा था। और लुई 16वां जो है ना के शासनकाल में फ्रांस के अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। और लुई 16वें को देशद्रोह के आरोप में जो है ना 21 जनवरी 1793 को ठीक है, तो कह रहा है ना कि लुई 16वें को देशद्रोह के आरोप में 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई थी।
और आगे कह रहा है कि फ्रांस में सन 1793 से 1794 93 तक जो है ना काल को आतंक का युग कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रांस में जो है 1793 से लेकर 1794 तक के काल को क्या कहते हैं? आतंक का युग कहा जाता है। किस देश को? तो फ्रांस के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन रही 28 पे देखा रहा है कि फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन जो है ना किस वर्ष किया गया था? बताइए। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का जो उन्मूलन है किस वर्ष किया गया था? तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1848 में किया गया था। कब किया गया था? 1848 में किया गया था। तो कह रहा है कि फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष किया गया था? 1848 में किया गया था। तो कह रहा है कि फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का जो उन्मूलन है 1848 में किया गया था। और फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जो है ना जैकोबियन शासक के क्रांतिकारी समाज सुधारकों में से एक था। आगे देखिए कह रहा है उल्लेखनीय है कि दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा कि दास व्यापार जो है ना 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। और फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे या नानते बंदरगाह में अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, जहां से स्थानीय सरदारों को दास जो है ना खरीदते थे। दासों को दाग एवं हथकड़ियाँ डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरेबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाज में जो है ना ठूस दिया जाता था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें और भी डिटेल दिया हुआ। देखिए कह रहा है ना कि वहाँ उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। और आगे कह रहा है कि सन 1794 में फ्रांसीसी उपनिवेशों में भी सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया गया था। तो कह रहा है कि सन 1794 में फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया गया, पर यह कानून एक छोटी सी अवधि में तक ही जो है ना लागू रहा था। आगे कह रहा है कि 10 वर्ष तक नेपोलियन ने दास प्रथा का जो है ना पुनः शुरू कर दी। ठीक है, तो 10 वर्ष बाद जो है नेपोलियन ने दास प्रथा को क्या कर दिया? पुनः शुरू कर दिया गया, शुरू जो है कर दी। तो 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा को पुनः शुरू कर दी। अंततः फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन जो है 1848 में जो है किया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन रहे 29 पे कह रहा है कि वाइमर संविधान में जर्मनी के संसद को क्या कहा जाता है? बताइए। वाइमर संविधान में जर्मनी के संसद को क्या कहा जाता है? तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइख अस्टाग कहते हैं। क्या कहते हैं? राइख अस्टाग कहते हैं। तो वाइमर संविधान में जर्मनी के संसद को क्या कहा जाता है? तो राइख अस्टाग कहा जाता है। आगे देखिए कह रहा है कि वाइमर संविधान में जर्मनी के संसद को राइख अस्टाग कहा जाता था। सन 1919 ईस्वी में वाइमर में एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां जर्मन राइख मतलब शासन के लिए नया संविधान लिखा गया और उसी वर्ष 11 अगस्त को अपना लिया गया। ठीक है, जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 से 1933 तक शाही सरकार के बदले जर्मन राइख में कार्यभार संभाला था। तो उस समय जर्मनी का औपचारिक नाम जो है ना जर्मन राइख ही था। अब महत्वपूर्ण देश उसके संसद दिया हुआ है, महत्वपूर्ण देश एवं उसके संसद दिया हुआ है। कौन सा देश का संसद क्या क्या है होता है? तो यहाँ देखिए देश दिया हुआ है, संसद का नाम दिया हुआ है। देखिए रूस के संसद को क्या बोलते हैं? ड्यूमा कहते हैं। रूस का बोलेगा तो क्या है? ड्यूमा है। इजराइल का बोलेगा तो क्या है? नेसेट है। जापान का बोलेगा तो डाइट है। जर्मनी का बोलेगा तो क्या है? जर्मनी का बुंडेस्टैग है। मलेशिया का बोलेगा तो दीवान निगारा है। पोलैंड का बोलेगा तो सोजिम है। नेपाल का संसद को बोलेगा तो राष्ट्रीय पंचायत बोलते हैं। और फ्रांस का नेशनल असेंबली। स्वीडन का बोलेगा तो रिक्सडॉग है। ठीक है, आगे देखिए दिया हुआ कि जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य बोलेगा तो कौन था? प्रसा था। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य बोलेगा तो प्रसा था। और जर्मनी राष्ट्रीय सभा को डाइट के नाम से जाना जाता है। यह फ्रैंकफर्ट में होती थी। ठीक है, आगे देखिए दिया हुआ कि सूडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका। सूडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका। और जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता जो है ना फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। ठीक है, तो जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता जो है ना फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। और जर्मनी का एकीकरण जो है ना बिस्मार्क ने किया था। कौन किया था? बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन रही 30 पे कह रहा है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन है? बताइए। 3/1/2024 तक बताइए कौन है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ना कौन है? तो याद रखिए इसका राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार 25वें नंबर के हैं। और संविधान के भाग 15 जो है ना अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन आयोग समेत प्रावधान दिया गया है। और नेक्स्ट कह रहा है कि भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। और यह जो है ना स्थायी संवैधानिक निकाय है। ठीक है, और आगे कह रहा है कि निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं 2 अन्य निर्वाचक आयुक्तों से किया जाता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा जो है ना की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आगे कह रहा है देखिए कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो तो उनका जो कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो तब तक होगा।
अन्य चुनाव आयुक्तों का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले हो तब तक रहता है। ठीक है। और एक कार्य देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को बराबर वेतन एवं भत्ते प्राप्त होते हैं। निर्वाचन आयोग से मुख्य शर्तें क्या क्या है, तो चुनाव क्षेत्रों को परिसीमन है और मतदाता सूची को तैयार करना है, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना है और चुनाव करवाना, ये सब क्या है निर्वाचन आयोग का जो है ना मुख्य काम है। तो चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन, मतदाता सूची को तैयार करवाना, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, चुनाव करवाना, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करवाना और मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग जैसी प्रक्रिया के लिए हटाया जा सकता है। और भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त बोलेगा सुकुमार सेन है और भारत के अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त बोलेगा तो ज्ञानेश कुमार है और सुखवीर सिंह सिंधु है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि कृषि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत जो है ना आता है, बताइए। कृषि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो कृषि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो कह रहा है कृषि अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है और अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को निम्नलिखित श्रेणी में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र का बात करें तो जहाँ प्राकृतिक संसाधन को उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है इसे कृषि संबंध क्षेत्र भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, तो कृषि है, वानिकी है, मत्स्य है, खनन है, क्या है उत्खनन है। आगे देखिए कह रहा है कि द्वितीय क्षेत्र में क्या है, तो इस क्षेत्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादकों के प्रयोग से विनिर्मित वस्तुओं के उत्पादन का लेखांकन किया जाता है। इसे क्या कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। एग्जाम्पल में विनिर्माण है, निर्माण है, गैस है, जल है, विद्युत क्या है आपूर्ति, ये सब क्या है द्वितीय क्षेत्र का है। आगे देखिए तृतीय क्षेत्र का बोल रहा है कि तृतीय क्षेत्र में क्या होता है, तो यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था के प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। तो तृतीय क्षेत्र में क्या होता है ना, यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था के प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र को अपनी सेवा प्रदान करता है और इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। एग्जाम्पल व्यापार एवं होटल तथा रेस्तांतरा और परिवहन है, संचार, चिकित्सा है, बैंकिंग इत्यादि है। ठीक है। चतुर्थ का बात करें तो चतुर्थ क्षेत्र क्या होता है, तो यह क्षेत्र तृतीय क्षेत्र का उन्नत रूप होता है क्योंकि इसमें ज्ञान क्षेत्र सभी संबंधित सेवाएं शामिल की जाती है। जैसे एग्जाम्पल में सूचनाओं का संग्रहण करना, युवाओं का अध्ययन करना एवं विश्लेषण करना, प्रशासकीय कौशल, तकनीकी कौशल इत्यादि है। आगे देखिएगा पंचक क्षेत्र। पंचक क्षेत्र क्या है, तो यह क्षेत्र उच्च किस्म की सेवाओं से संबंधित है। इस क्षेत्र में गोल्ड कॉलर प्रोफेशंस को शामिल किया जाता है और आयकर जो सभी अपने क्षेत्र के उच्च विशेषज्ञ होते हैं, जैसे एग्जाम्पल में शोधकर्ता, वैज्ञानिक इत्यादि। चलिए क्वेश्चन रही 32 पे कह रहा है कि कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पे है, बताइए। कालेश्वरम जो है लिफ्ट सिंचाई परियोजना जो है किस नदी पे स्थित है, बताइए क्या होगा। तो 32 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, गोदावरी होगा। क्या होगा, गोदावरी। तो कालेश्वरम जो है ना लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पे है, तो गोदावरी नदी पे। कहाँ है, गोदावरी नदी पे, याद रखिएगा। आगे आइए देखिए, आगे कह रहा है कि कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर जो है ना स्थित एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है और यह परियोजना तेलंगाना में स्थित है। कहाँ है, तेलंगाना में। इस परियोजना के 3 मुख्य उद्देश्य परिवहन, बिजली और सिंचाई है। यह विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई एवं पेयजल प्रणाली है। क्या है, तो यह विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई एवं पेयजल प्रणाली कौन सा है, तो कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना है जो गोदावरी नदी पर स्थित है और किस राज्य में है, तेलंगाना में स्थित है। इस परियोजना की लागत 1.2 लाख करोड़ रुपये है जिसका उद्घाटन जून 2019 को किया गया था। आगे देखिए परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ है। भारत के प्रमुख परियोजना दिया हुआ है, देखिए क्या क्या है। देखिए परियोजना का नाम दिया हुआ है, नदी का नाम दिया है और लाभान्वित राज्य कौन कौन है। देखिए भीमा बांध परियोजना बोलेगा तो किस नदी पे है, तो पवना नदी पे। कहाँ है, पवना नदी पे और एवं कृष्णा नदी पे है। और ये लाभान्वित राज्य कौन कौन है, महाराष्ट्र है और क्या है, तेलंगाना है। इंदिरा बांध परियोजना बोलेगा तो नर्मदा नदी पे है। कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। इंदिरा बांध परियोजना बोलेगा तो नर्मदा नदी पे, मध्य प्रदेश में है। मयूराक्षी बांध परियोजना बोलेगा तो मयूराक्षी नदी पे है, झारखंड पश्चिम बंगाल में है। और हीराकुंड परियोजना बोलेगा तो महानदी पे है, ये कहाँ है, उड़ीसा में है। और माही परियोजना बोलेगा तो माही बजाज परियोजना कहाँ है, तो माही नदी पे है, ये गुजरात और राजस्थान में है। और भाखड़ा नागल बांध परियोजना बोलेगा तो सतलुज नदी पे है और ये पंजाब, राजस्थान एवं हरियाणा की स्वतंत्र परियोजना है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे कह रहा है कि गंगा की सहायक नदी कौन सी है, बताइए। गंगा की जो सहायक नदी है कौन सी है, तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यमुना है। क्या है, यमुना है। तो गंगा की सहायक नदी का क्या है, तो यमुना है। और परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ है, गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन है, तो बाएं किनारे से मिलने वाली नदी और दाएं किनारे से मिलने वाली नदी क्या कौन कौन है, देखिए। तो बाएं किनारे से मिलने वाली नदी कौन कौन है, तो राम गंगा है, घाघरा है, गोमती है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है और कोसी और महानंदा है। ये सब जो है ना बाएं किनारे से मिलने वाली नदी है। दाएं किनारे से बात करें, यमुना है, सोन है, टोन्स है, होली गंगा की प्रमुख विस्तारिका है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए कह रहा है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से है।
गंगा नदी का मुहाना संगम बंगाल की खाड़ी मेघना नाम से है, ठीक है। तो गंगा नदी का मुहाना जो है ना संगम बंगाल की खाड़ी है, और गंगा नदी को जो है दोराट में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। तो याद रखिएगा, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? दोराट में दिया गया। और गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, और भारत की नदियों में सबसे बड़ा अफवाह तंत्र बोलेगा तो गंगा नदी का है। और गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कुल 28 जिलों में बिहार के 12 जिलों में से होकर गुजरती है। और गंगा नदी किनारे बसा सबसे बड़ा शहर बोलेगा तो कौन सा है? तो कानपुर है। और नेक्स्ट देखिए कह रहा है, यमुना का उद्गम स्थल बंदर पूछ श्रेणी में स्थित यमुनोत्री हिमनद से है। और मुहाना संगम गंगा नदी का क्या है? तो प्रयागराज है, याद रखिएगा। आगे देखिए, यमुना नदी की सारी नदी कौन कौन है? देखिए दिया हुआ है, बाएं से किनारे से मिलने वाली नदी और दाएं से किनारे मिलने वाली नदी कौन कौन है यमुना का। यमुना का बात करें बाएं किनारे से बोलेगा तो टोंस है, सेंगर है, हिंडन है, रिंद है। हिमाचल प्रदेश में टोंस यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। और दाएं से बोलेगा तो चंबल है, बेतवा है, सिंध है, और क्या है? तो केन है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे कह रहा है कि खेतरी जो है ना, खेतरी किस राज्य के लिए जो है ना प्रसिद्ध है? बताइए, खेतरी जो है किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा के लिए। किसके लिए? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो खेतरी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। खेतरी खान राजस्थान सिंधु घाटी सभ्यता के समय ही तांबा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र रहा है। और तांबे के अनुमानित भंडारण में राजस्थान 54%, झारखंड 20% और मध्य प्रदेश कितना 18.75% शीर्ष स्थान है। आगे कह रहा है कि यद्यपि मध्य प्रदेश में तांबा का उत्पादन मात्रात्मक दृष्टि से सर्वाधिक है, परंतु मूल की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम क्या है? स्थान है। और भारत में तांबे के उत्पादन में जो है केवल सार्वजनिक क्षेत्र से होता है, ठीक है। तो भारत में जो है ना तांबे का उत्पादन केवल सार्वजनिक क्षेत्र से होता है, और देश में तांबा का उत्पादन आवश्यकता से क्या होता है? कम होता है। तो देश में जो तांबा का उत्पादन होता है आवश्यकता से कम होता है, इसीलिए जो है ना अमेरिका, कनाडा आदि देशों से क्या होता है? इसका आयात भी किया जाता है। आगे देखिए कह रहा है कि देश में कुल स्वर्ण उत्पादन का लगभग 98% भाग केवल कर्नाटक की कोलार तथा हट्टी की स्वर्ण खानों से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि देश के कुल स्वर्ण उत्पादन का लगभग 98% भाग केवल कर्नाटक की कोलार तथा हट्टी की स्वर्ण खानों से प्राप्त किया जाता है। और जस्ता का सबसे अधिक उपयोग लोहे को जंगरोधी बनाने में किया जाता है। और व्यापारिक स्तर पर संचालित होने वाली शीशे की एकमात्र खान राजस्थान के जावर में है। आगे देखिए कह रहा है कि झारखंड में पूर्व सिंहभूम जिले का जादूगोड़ा क्षेत्र विनियमकरण हेतु जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो झारखंड में पूर्वी सिंहभूम जिले का जादूगोड़ा क्षेत्र यूरेनियम खनन के क्या है? हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसे मेटल ऑफ होप के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे कह रहा है, यूनान को किस संधि द्वारा एक राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई? बताइए क्या होगा। कह रहा है कि यूनान को किस संधि द्वारा एक राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुस्तुतुनिया की संधि 1832 में। तो कह रहा है यूनान को किस संधि द्वारा एक राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? तो कुस्तुतुनिया की संधि 1832 के द्वारा। तो कह रहा है यूनान को कुस्तुतुनिया की संधि 1832 द्वारा एक राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई। और 15वीं शताब्दी से यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों को आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में जो है ना आरंभ हो गया। आगे देखिए कह रहा है कि यूनान के राष्ट्रवादियों को पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला, जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति क्या है सहानुभूति रखते थे। आगे कह रहा है कवियों और कलाकारों के यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की, और इस एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जो है जनमत जुटाया। आगे कह रहा है अंग्रेजी कवि लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध लड़ने भी गए, जहां 1824 में बुखार से क्या उनकी मृत्यु हो गई। आगे कह रहा है अंततः 1832 में कुस्तुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी, याद रखिएगा। आगे देखिए दिया उल्लेखनीय है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम ने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया जाता है। उल्लेखनीय है कि वर्साई की संधि जो है ना हुआ था 1919 में हुआ था, द्वारा प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। तो वर्साई की जो युद्ध की समाप्ति हुआ था 1919 में हुआ था, और वर्साई की संधि के तहत हुआ था। चलिए आगे आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे कह रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है किससे संबंधित है? बताइए एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है किससे संबंधित है? तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मानवाधिकार से। किससे? तो मानवाधिकार से, याद रखिएगा। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है किससे संबंधित है? तो मानवाधिकार से संबंधित है। आगे देखिए कह रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार से संबंधित है। और आगे कह रहा है कि यह गैर सरकारी संगठन है। क्या है? तो एक गैर सरकारी संगठन है। आगे देखिए कह रहा है कि स्थापना जो है ना इसका कब हुआ था? 1961 में हुआ था, और पीटर बेंसन नामक एक ब्रिटिश वकील द्वारा की गई थी। और इसका मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है? तो लंदन यूके में। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो स्थापना हुआ था 1961 में हुआ था,
और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो लंदन यूके में है। इस संगठन का लक्ष्य एक देशी दुनिया का निर्माण करना और जहाँ प्रत्येक व्यक्ति मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा मतलब UDHR और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संबंधी दस्तावेजों में निर्धारित अधिकारों का क्या करना, उपयोग कर सके। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, ये परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, संगठन है, मुख्यालय दिया हुआ है। ठीक है, एवं स्थापना वर्ष दिया हुआ है। देखिए इसका जो है ना संगठन है, स्थापना वर्ष है और मुख्यालय है। देखिए विश्व व्यापार संगठन का बोले WTO का स्थापना कब हुआ था, 1995 में स्थापना हुआ था, मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में है। तो WTO का स्थापना बोलेगा तो 1995 में हुआ था, मुख्यालय बोलेगा तो जिनेवा में है। इंटरपोल का बोलेगा स्थापना कब हुआ था, 1923 में हुआ था, मुख्यालय बोलेगा तो लियोन फ्रांस में है। और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का स्थापना बोलेगा तो 1965 में हुआ था, मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का OECD का स्थापना बोलेगा तो 1961 में हुआ था, मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस फ्रांस में है। तो WTO का स्थापना 1995 जिनेवा मुख्यालय है। इंटरपोल का स्थापना बोले 1923 में हुआ था, लियोन फ्रांस में मुख्यालय है। UNDP का स्थापना बोले 1965 में हुआ था, न्यूयॉर्क मुख्यालय है। और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का स्थापना बोले 1961 में हुआ था, इसका मुख्यालय कहाँ, पेरिस फ्रांस में, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे देखिए, कह रहा है उत्तराखंड में जो है ना, उत्तराखंड में किस सुरंग को 41 मजदूर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये जो है ना, उत्तराखंड में जो हुआ था, इसके लिए देखिए क्वेश्चन पूछ दिया है। तो कह रहा है उत्तराखंड में किस सुरंग में 41 मजदूर के लिए जो है ना रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, सिलकियारा सुरंग। क्या होगा, सिलकियारा सुरंग, याद रखिएगा। तो कह रहा है उत्तराखंड की सिलकियारा सुरंग में फंसे सभी 41 मजदूरों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक है, तो उत्तराखंड की सिलकियारा सुरंग में फंसे सभी 41 मजदूरों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। और पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने 41 मजदूरों के लिए 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि जो है ना, राहत राशि देने का ऐलान किया था। ठीक है, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिलकियारा सुरंग स्थल के पास बौखनाग मंदिर पुनर्निर्माण करने का क्या किया, निर्देश दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे 50 क्वेश्चन तक जो है ना कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, बाकी आगे आप बताइए कि हाँ क्लास लॉन्ग हो रहा है तो कम क्वेश्चन किया जाए कि 50 क्वेश्चन सही है, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। आज हम 50 क्वेश्चन तक कंप्लीट करवा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि देखिए कि सर्वप्रथम भारत की यात्रा की क्या है, बताइए। सर्वप्रथम भारत की यात्रा की बताइए कौन किया था। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज किया था। कौन किया था, मेगास्थनीज किया था। तो सर्वप्रथम भारत की यात्रा कौन किया था, मेगास्थनीज किया था। तो सर्वप्रथम भारत की यात्रा कौन किया था, मेगास्थनीज किया था। आगे देखिए कह रहा है कि सेल्यूकस निकेटर के राजदूत मेगास्थनीज भारत की यात्रा करने के वाला जो है ना प्रथम विदेशी यात्री था। ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की यात्रा करने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था, तो मेगास्थनीज था। वो किसका राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो भारत की यात्रा करने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था, तो मेगास्थनीज था। वो सेल्यूकस निकेटर का क्या था, राजदूत था। और मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान जो है ना भारत का दौरा किया था। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक को लिखा था और यह पुस्तक ग्रीक भाषा में क्या है, लिखी गई थी। आगे कह रहा है इंडिका में तत्कालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक धार्मिक स्थिति का क्या है, तो वर्णन है। आगे देखिए दिया हुआ है फाहियान के बारे में। तो कह रहा है कि गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चीनी यात्री जो है ना फाहियान आया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जो है ना चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो है कौन सा चीनी यात्री आया था, तो फाहियान आया था। कौन सा आया था, फाहियान आया था। आगे देखिए कह रहा है इसने अपने विवरण मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया और इनमें मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे आइए, देखिए आगे दिया हुआ है कि फाहियान भारत में 399 ईस्वी में आया था। तो फाहियान भारत कब आया था, 399 ईस्वी में आया था, याद रखिएगा। ठीक है, और 414 ईस्वी में वो यहाँ से चला गया था। तो फाहियान आया था कब, 399 ईस्वी में आया था और 414 ईस्वी में क्या हुआ था, चला गया था। और फाहियान की प्रसिद्ध पुस्तक बोलेगा तो क्या है, फ्यूकी है। क्या है, फ्यूकी। और चीनी यात्री ह्वेनसोंग हर्षवर्धन, ह्वेनसोंग। ठीक है, तो चीनी यात्री ह्वेनसोंग जो है हर्षवर्धन कार्यकाल में भारत आया था और ह्वेनसोंग 630 ईस्वी में भारत आया और 15 वर्षों तक क्या किया, भारत में रहा था। ठीक है, याद रखिएगा। और ह्वेनसोंग भारत में भारतीय बौद्ध धर्म और चीनी बौद्ध धर्म के परस्पर विचार का अभ्यास करने आया था। और ईसिंग जो है ना एक चीनी यात्री एवं बौद्ध भिक्षु था जो 672 से 695 तक ईस्वी तक जो है ना भारत में रहा था। तो ईसिंग भी क्या था, एक चीनी यात्री ही था एवं बौद्ध भिक्षु था जो 672 से 695 ईस्वी तक भारत में रहा था। आगे देखिए कह रहा है इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय भारत का क्या किया था, वर्णन किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे कह रहा है कि प्रथम गौरी लंकेश अवार्ड किसे प्रदान किया गया था, बताइए। प्रथम जो है गौरी लंकेश अवार्ड किसे प्रदान किया गया था। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रवीश कुमार को दिया गया था। किसको दिया गया था, रवीश कुमार को। तो याद रखिए
पत्रकारिता के लिए पहला गौरी लंकेश अवार्ड जो है ना रवीश कुमार को दिया गया था। उन्हें 22 सितंबर 2019 को यह पुरस्कार मिला था, गौरी लंकेश अवार्ड। और जागरूक समाचार विश्लेषण के लिए गौरी लंकेश पुरस्कार उन्हें दिया गया था। और न्याय पाठ नाम का अखबार इस कार्यक्रम में विमोचित किया गया था। रवीश कुमार को वर्ष 2019 में जो है ना रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी क्या किया गया, सम्मानित किया गया। 2019 में जो इनको ना रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला था। चलिए क्वेश्चन रही 40 पे देखिए, कह रहा है कि विनिर्माण अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में आता है, बताइए। विनिर्माण जो अर्थव्यवस्था है वो किस क्षेत्र में आता है, तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय क्षेत्र में आता है। किस में आता है, द्वितीय क्षेत्र में आता है। तो कह रहा है कि विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। विशेष जानकारी जो है ना प्रश्न पत्र संख्या 31 में दिया गया था, तो उसको हम पूरा कंप्लीट करवाए थे। पीछे जो क्वेश्चन आया था ना उसमें दिया हुआ था पूरा डिटेल के साथ, इसमें सर जो है नहीं दिए हैं। देखिए आगे क्वेश्चन 41 पे कह रहा है कि भारत के विभाजन के संदर्भ में असत कथन को चुने। भारत के विभाजन के संदर्भ में जो है ना असत कथन को चुने। इसमें कौन सा कथन जो है ना असत है। देखिए इसमें ये जो पहला ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन क्या है, तो गलत है। द्विराष्ट्र सिद्धांत लागू हुआ था, ये क्या है, तो गलत है। ठीक है, तो द्विराष्ट्र का सिद्धांत लागू हुआ था, ये गलत है। लेकिन इसमें सही क्या है, तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान एक साथ नहीं था। ठीक है, ये भी क्या है, तो सही है। और पंजाब और बंगाल प्रांत में धर्म के आधार पर बांटा गया था, बिल्कुल सही है। अब भारत और पाकिस्तान दो संप्रभु राष्ट्र बन गया था, ये भी क्या है, तो सही है। तो ए, बी और सी, डी क्या है, तो सही है। लेकिन ए क्या है, गलत है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि द्विराष्ट्र का सिद्धांत जो है लागू था, यह भारत का विभाजन के संदर्भ में जो है ना असत है। क्या असत है। आगे देखिए, कह रहा है कि मार्च 1947 में वायसराय बनकर भारत आए लॉर्ड लुई माउंटबेटन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं से बातचीत के बाद समझौते का एक रास्ता निकाला कि देश स्वाधीन तो होगा मगर क्या एक नहीं रहेगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि भारत का विभाजन होगा और भारत के साथ पाकिस्तान नामक एक नया राज्य क्या भी स्थापित होगा। आगे देखिए, कह रहा है कि बड़े पैमाने पर खून खराबा और सांप्रदायिक दंगों का अंदेशा सामने था, इसलिए राष्ट्रवादियों नेताओं ने मजबूर होकर भारत का क्या किया, विभाजन स्वीकार कर लिया। लेकिन उन्होंने दो राष्ट्रों का सिद्धांत नहीं माना। उन्होंने यह नहीं माना कि देश का जो है ना 1/3 भाग दे दिया जाए, जिसकी मांग भारत की जनसंख्या में मुसलमानों के भाग के आधार पर मुस्लिम लीग कर रही थी। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए और भी दिया हुआ है, तो ये कह रहा है कि राष्ट्रव्यापी नेता जो है केवल वही क्षेत्र के पर राजी हुए जहां मुस्लिम लीग का क्या व्यापक प्रभाव पड़ा था। इस तरह पंजाब एवं बंगाल का विभाजन जो है क्या आवश्यक हो गया और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत तथा असम के सिलहट जिले में लीग का प्रभाव संदिग्ध था, इसलिए वहां जनमत संग्रह कराने का क्या निश्चय हुआ। आगे देखिए, कह रहा है कि दूसरे शब्दों में कहें तो देश का विभाजन तो हुआ मगर हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म के आधार पर नहीं हुआ। तो कह रहा है ना कि दूसरे शब्दों में अगर कहें तो देश का विभाजन तो हुआ मगर हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म के आधार पर नहीं हुआ। आगे देखिए, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रवादी ने विभाजन के स्वीकार तो किया मगर इसलिए नहीं किया कि यहाँ दो मतलब हिंदू मुस्लिम राष्ट्र रहते थे, बल्कि इसलिए कि पिछले लगभग 70 वर्षों के दौरान हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिकता का विकास इस प्रकार हुआ था कि विभाजन ना होता तो सांप्रदायिकता दंगों में लाखों लोग का क्या होता, संहार होता। नेक्स्ट है, यहाँ तक कि अंत में जिन्ना को मजबूर होकर अपने दो राष्ट्रों के सिद्धांत को फेरबदल करना पड़ा, जो कि सांप्रदायिकता की जड़ था। अब भारत में रहने का फैसला करने वाले मुसलमानों ने जब उनसे पूछा कि वे क्या करें, तो जिन्ना ने कहा कि उन्हें भारत का वफादार नागरिक बनना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि भारतीय विभाजन का संदर्भ में क्या अन्य तीनों कथन से क्या है, तो सत्य है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे कह रहा है गिफिन वस्तुएं के बारे में सही कथन को चुनिए। गिफिन वस्तुओं के बारे में सही कथन को चुनिए, कौन सा कथन इसमें सही है, बताइए। तो गिफिन वस्तुओं के बारे में जो है ना सही कथन क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए का सही कथन है। दाम बढ़ने पर क्या मांग बढ़ जाती है, क्या है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी सारा क्या है, तो गलत है। तो दाम बढ़ने पे क्या होती है, मांग बढ़ जाती है, यही कथन क्या है, तो सही है। और गिफिन वस्तुएं वह है जिन पर समानता मांग का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, गिफिन वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिन पर समानता मांग का नियम लागू नहीं होता है। वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग क्या होती है, बढ़ जाती है, तथा कीमत कम होने पर उसकी मांग क्या होती है, घट जाती है। इसलिए जब भी गिफिन वस्तुओं की कीमत बढ़ती है तो भोक्ता दूसरी वस्तुओं का उपयोग कम करके गिफिन वस्तुओं का मांग क्या होते हैं, बढ़ा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे करा कि प्रथम महिला एडी कैंप चुनी गई, बताइए। प्रथम महिला एडी कैंप चुनी गई कौन थी, बताइए। तो 43 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मनीषा पाढ़ी। क्या है, मनीषा पाढ़ी।
तो भारत की प्रथम महिला एडीडी कैंप मनीषा पांडे को नियुक्त किया गया था। और भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट बोलेगा तो भावना कांड थी। कौन थी? भावना कांड। और सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला बोलेगा तो कौन है? अवनी चतुर्वेदी है। सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला कौन है? अवनी चतुर्वेदी है। करंट के साथ साथ जो है स्टैटिक की तरह जीके बन गया। ये सब क्वेश्चन हर एक बार आपको कभी ना कभी पूछ सकता है कि कोई भी एग्जाम, इसलिए ये सब क्वेश्चन पहले जब याद रहे ना तो उसको हमेशा नोट कर लीजिए, अच्छे से याद करिए, ठीक है। तो कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला बोलेगा तो मनीषा पांडे को नियुक्त किया गया था। और भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान बोलेगा तो पायलट कौन थी? भावना कांड थी। और सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला बोलेगा अवनी चतुर्वेदी है। और सियाचिन में तैनात होने पहली महिला चिकित्सा बोलेगा तो अधिकारी कौन है? गीतिका कौल है। कौन है? गीतिका कौल। चलिए क्वेश्चन बनाइए। 44 पे कह रहा है चुनाव आयोग का कार्य कौन नहीं है? बताइए। चुनाव आयोग का जो कार्य है वो कौन नहीं है? बताइए कौन इसमें नहीं है, बताइए। तो 44 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। मतदान केंद्र का स्थापना करना जो है ना चुनाव आयोग का जो है काम नहीं है, लेकिन मतदाता सूची तैयार करना चुनाव आयोग का काम है। चुनाव चिन्ह प्रदान करना चुनाव आयोग का काम है। आचार संहिता की घोषणा करना किसका है? तो चुनाव आयोग का काम है, ठीक है। चलिए आगे आइए। देखिए कह रहा है कि मतदान केंद्र का स्थापना करना जो है ना चुनाव आयोग का कार्य नहीं है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है, ठीक है, सबको पता है। आगे कह रहा है कि संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के संदर्भ में निर्वाचन आयोग की शक्ति व कार्यों के 3 श्रेणियों में जो है ना विभक्त किया गया है, ठीक है। पहला प्रशासनिक, दूसरा है सलाहकारी और क्या है? अर्ध न्यायिक है। आगे देखिए चुनाव आयोग का जो काम क्या क्या होता है। तो निर्वाचन कराने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता के बारे में राष्ट्रपति या राज्यपाल के से आग्रह करना। नेक्स्ट है निर्वाचन के समय दलों व उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता निर्मित करना। और नेक्स्ट है संसद सदस्यों की निर्भरता से संबंधित मामलों को पर राष्ट्रपति को सलाह देना। ये सब क्या है? तो चुनाव आयोग का काम है। नेक्स्ट है निर्वाचन की तिथि, समय सारणी निर्धारित करना एवं नामांकन पत्रों का परिरक्षण करना। ये भी किसका है? तो चुनाव आयोग का काम है। नेक्स्ट है विधान परिषद के सदस्यों को निर्भरता से संबंधित मसलों पर राज्यपाल को परामर्श देना। किसका काम है? तो चुनाव आयोग का काम है। चलिए क्वेश्चन बनाइए। 45 पे कह रहा है PSLV C58 किसे लॉन्च किया गया? बताइए। PSLV C58 से किसे लॉन्च किया गया? बताइए क्या होगा? तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। एक्सपो सेट को जो है ना PSLV C58 से लॉन्च किया गया। तो एक्सपो सेट को किससे लॉन्च किया गया? तो PSLV C58 से लॉन्च किया गया। तो कह रहा है कि PSLV C58 से जो है रॉकेट से एक्सपो सेट को लॉन्च किया गया। एक्सपो सेट जो है ना एक्सरे पोलीमीटर सेटेलाइट है, ठीक है। और PSLV C57 रॉकेट का उपयोग भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने सौर मिशन आदित्य L1 के प्रक्षेपण के लिए किया था। तो कुछ यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा आदित्य L1 को जो है किस प्रक्षेपण से लॉन्च किया गया था? तो PSLV C57 से। अगर एक्सपो सेट का बोलेगा तो PSLV C58 से लॉन्च किया गया। और इसरो के बाद वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे कह रहा है कि देश के मौजूदा कानून में बदलाव कौन कर सकती है? बताइए। देश के मौजूदा कानून में बदलाव कौन कर सकती है? तो ये कौन करेगा? संसद करेगा। कौन करेगा? संसद। तो कह रहा है कि देश में मौजूदा कानून में बदलाव संसद कर सकती है। किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद को होता है। कानून बनाने या विधि निर्माण का यह काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को विधायिका कहते हैं। दुनिया भर की संसद नए कानून बना सकती है, मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकती है, या मौजूदा कानून को खत्म कर उसकी नए जगह नए कानून बना सकती है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। जो उच्चतम न्यायालय होता है देश में न्यायिक प्रशासन को क्या करता है? नियंत्रित करता है। और देश की सभी अदालतों को उसका फैसला मानना होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रधानमंत्री को सरकार के प्रमुख होने के नाते उसका व्यापक अधिकार होते हैं। वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह विभिन्न विभागों का कार्य समन्वय करता है और विभागों के विवाद के मामले में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि देश के सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले राष्ट्रपति के नाम से जारी होते हैं। तो देश के सारे जो कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत जो होता है वो फैसले होता है राष्ट्रपति के नाम से जारी होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि सभी प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती है और वह भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, राज्यपाल, चुनाव आयुक्त और दूसरे देशों में राजदूतों आदि को नियुक्त करता है, ठीक है। चलिए आगे आइए। आगे देखिए कह रहा है क्वेश्चन 47 कह रहा है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? बताइए। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है वो किसकी आत्मकथा है? तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेशनल मंडेला का है। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेशनल मंडेला की आत्मकथा है। इस पुस्तक को वर्ष 1995 में लिटिल ब्राउन एंड कंपनी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। आगे देखिए नेशनल मंडेला के बारे में दिया हुआ है कि इन्हें दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में और रंग भेद विरोधी आंदोलन के लिए जाना जाता है।
तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में और रंग भेद विरोधी के रूप में किनको जानते हैं? नेल्सन मंडेला को जानते हैं। इन्होंने जो है ना 1994 से 1999 तक जो है दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? नेल्सन मंडेला थे। और इन्हें जो है भारत सरकार ने 1990 में क्या दिया? इनको भारत रत्न से क्या सम्मानित किया। और पाकिस्तान ने इन्हें 1992 में निशान-ए-पाकिस्तान से क्या किया? सम्मानित किया। और 1993 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 1990 में भारत रत्न मिला भारत सरकार के द्वारा, और 1992 में पाकिस्तान के द्वारा निशान-ए-पाकिस्तान दिया गया, और 1993 में क्या इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। और इनके पुस्तक क्या क्या है? तो कन्वर्सेशन विथ माई सेल्फ, द स्ट्रगल इज माई लाइफ, नोइज वॉक टू फ्रीडम, इन हिज ओन वर्ड्स आदि। ये सब किसका पुस्तक है? तो नेल्सन मंडेला का पुस्तक है। आगे देखिए, परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ, पुस्तक और लेखक दिया हुआ है। देखिए देखते हैं, इसको पुस्तक है और क्या है? तो लेखक है। किस पुस्तक के लेखक कौन है उसके बारे में दिया हुआ है। देखिए, स्ट्रेंथ टू लव बोलेगा तो, या द ट्रेम्प ऑफ कंसाइंस बोलेगा किसका है? तो मार्टिन लूथर किंग का है। ग्रेटेस्ट वर्क एड्रेस द सुसाइड सोलेस्की बोलेगा तो किसका है? सोलिलोकी, तो अब्राहम लिंकन का है। ईस्ट वेस्ट द गोल्डन हाउस बोलेगा तो दोनों पुस्तक किसका है? तो सलमान रुश्दी का है। ए नेशन ऑफ एग्रीमेंट्स और वाइट इंग्लैंड स्पेल्ड बोलेगा तो जॉन एफ कैनेडी का है। हैरी पॉटर एंड डेथली हैलीज बोलेगा तो जेके रोलिंग का है। राइटिंग फॉर माई लाइफ बोलेगा तो रस्किन बॉन्ड का है। सनराइज ओवर अयोध्या बोलेगा तो सलमान खुर्शीद का है। और हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक्स बोलेगा तो किसका है? तो बिल गेट्स का है। ये सभी जो है ना पुस्तक के लेखक था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आइए 48 पे कर रहा है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर जो है ना नहीं बहती? बताइए, कौन सी नदी जो है वो पश्चिम की ओर नहीं बहती? बताइए, इस ऑप्शन में छांटना है कि कौन सी नदी जो है पश्चिम की ओर नहीं बहती है। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी जो है नहीं बहती है। ठीक है, लेकिन नर्मदा, ताप्ती और माही क्या है? तो पश्चिम की ओर बहती है। तो कह रहा है गोदावरी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है। और गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भाग के सबसे क्या है? लंबी नदी है, जो पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है, वह बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। आगे कह रहा है इसका उद्गम पश्चिम घाट की पहाड़ियों में स्थित त्रिम्बकेश्वर नामक स्थान से हुआ है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी होने के कारण इसे दक्षिण की जो है ना गंगा भी कहते हैं, गोदावरी को। और गोदावरी नदी की लंबाई बोलेगा तो 1465 किलोमीटर है। और नर्मदा नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के स्थित मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक पठार से होता है। अब भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली यह भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है, नर्मदा का। और आगे देखिए कह रहा है कि ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुलाताई नामक स्थान के निकट सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। इस श्रेणी के समांतर 724 किलोमीटर की लंबाई में पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और खंभात खाड़ी में क्या होती है? मिल जाती है। आगे देखिए कह रहा है कि माही नदी का उद्गम जो है ना मध्य प्रदेश के थार जिले के विंध्याचल पर्वत से होता है। तो माही नदी का जो उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के थार जिले के विंध्याचल पर्वत से होता है, और 553 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद खंभात की खाड़ी में क्या होती है? जाकर मिलती है। और सोम और जाखम बोलेगा इसकी कुछ मुख्य जो है ना सहायक नदियाँ हैं। चलिए देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49 से, देखिए क्वेश्चन बड़ा था, थोड़ा सा इसको छोटा कर दिए हैं। देखिए इसको क्या करना है? मिलान करना है। देखिए इसको मिलाना है कि उसका जो है ना क्या है, तो इसको मिलाते हैं। देखिए, किसी धर्म को राजकीय संरक्षण नहीं प्रदान करना, ये क्या है? बताइए, किसी धर्म को राजकीय संरक्षण नहीं प्रदान करना क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष है। क्या एक का क्या हो जाए? एक का हो जाएगा एक होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा। ठीक है, और नेक्स्ट है देखिए बी नंबर क्या कर रहा है? व्यक्ति को अपनी ही जाति के सदस्यों के हितों को सर्वोपरि समझता है, ये क्या है? तो जातिवादी, इसको क्या कहेंगे? जातिवादी कहेंगे। और नेक्स्ट देखिए क्या है इसमें, जो नेक्स्ट कर रहा है ना कि सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में ज़्यादातर हिस्सा महिलाओं के अधिकार के हितों को बढ़ावा देना केंद्रित करना क्या है? तो ये जो है ना किसका है? तो नारीवादी है। क्या है? तो नारीवादी है। इसका राइट आंसर क्या होगा? नारीवादी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है एक समुदाय या धर्म लोगों के द्वारा दूसरे समुदाय या धर्म के विरुद्ध भेदभाव को अभिव्यक्ति बोलेगा तो क्या है? तो सांप्रदायिक है। क्या है? सांप्रदायिक। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। मतलब 1 2 3 4 है, इसका सामने था। चलिए क्वेश्चन बनाइए, देखिए इसका डिटेल देखिए। देखिए दिया हुआ है ना, कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी धर्म को राजकीय संरक्षण नहीं प्रदान करता है। ये क्या है? तो क्या है? देखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी धर्म को क्या करता है? राजकीय संरक्षण नहीं प्रदान करता है। और धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? तो कह रहा है कि भारतीय राज्य के किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया गया, क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष है। और श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान इस्लाम और इंग्लैंड में ईसाई धर्म को जो दर्जा रहा है, उसके विपरीत भारत का संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है। आगे देखिए कह रहा है कि संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को असंवैधानिक घोषित करता है। ये क्या है? धर्मनिरपेक्ष ही है।
और संविधान के सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने का प्रचार करने की आज़ादी देता है। क्या है? धर्मनिरपेक्ष ही है। ठीक है, ये सब किसका है? तो धर्मनिरपेक्ष का ही कथन दिया हुआ था। आगे देखिए जातिवादी। जातिवादी क्या होता है? तो व्यक्ति जो अपनी ही जाति के सदस्यों को हितों को सर्वोपरि समझता है वो क्या है? जातिवादी कहलाता है। जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करती है तो चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की जातियों का हिसाब ध्यान में रखती है ताकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए जरूरी वोट मिल जाए। ठीक है, ये सब जातिवादी का कथन है। आगे देखिए नारीवादी के बारे में दिया हुआ है कि नारीवादी क्या है? तो सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में ज़्यादातर हिस्सा महिलाओं के अधिकार और हितों को बढ़ावा देने पर क्या है? केंद्रित है। राजनीतिक गोलबंदी के सार्वजनिक जीवन को औरत भूमिका को बढ़ाने की में मदद की है। आगे देखिए कह रहा है कि दुनिया के कुछ हिस्सों में जैसे स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं को भागीदारी स्तर काफ़ी क्या है? तो ऊंचा है। नेक्स्ट देखिए सांप्रदायिक। सांप्रदायिक क्या है? तो एक समुदाय या धर्म के लोगों द्वारा दूसरे समुदाय या धर्म के विचार भेदभाव के व्यक्ति क्या है? तो सांप्रदायिक कहलाता है। और जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाने लगता है और कोई एक धार्मिक समूह अपनी मांगों को एक दूसरे समूह के विरोध में खड़ा करने लगता है, ये सब क्या है? तो सांप्रदायिक कहलाता है। आगे देखिए कह रहा है कि जब राज अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगता है तो स्थिति क्या होती है? विकट होने लगती है। और राजनीतिक के धर्म को इस तरह क्या कर जोड़ना ही सांप्रदायिकता कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे देखिए, लास्ट क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे, बाकी अगले क्लास में जो है 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो एक सेट को जो है 2 क्लास में कंप्लीट करेंगे। बाकी आप लोग कमेंट कीजिए इस क्लास के नीचे कि हाँ ये 50 क्वेश्चन डेली मतलब एक क्लास में करवाया जाए कि और कम करवाया जाए, क्योंकि जो है ना वीडियो का जो टाइमिंग होगा वो ज़्यादा ही हो जाएगा, मतलब 1.5 घंटा क्लास लगभग आएगा। ठीक है ना, तो अगर आप कम क्वेश्चन करो, जैसे पिछले क्लास में करवाए थे, एक सेट को 3 क्लास में कंप्लीट किए थे, तो वैसे करना है या तो फिर एक सेट को 2 क्लास में कंप्लीट करना। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, उस अनुसार जो है ना मतलब क्लास मतलब कंटिन्यू होगा। ठीक है ना, तो इसमें पहले 50 क्वेश्चन तक कंप्लीट करवा देते हैं। देखिए क्वेश्चन 50 कह रहा है कि स्वर्ण रेखा किसे कहा जाता है? बताइए स्वर्ण रेखा किसे कहा जाता है? तो स्वर्ण रेखा जो है ना किसे कहते हैं? जूडो कहते हैं। किसे कहते हैं? जूडो कहते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि स्वर्ण रेखा सुनहरा रेखा जूडो कहा जाता है और जूट का उपयोग बोरी, चटाई, रस्सी, सूत, कालीन आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है, और इसका प्रमुख उत्पादक राज्य बोलेगा तो जूट का असम है, मेघालय है, पश्चिम बंगाल है और क्या है? उड़ीसा है। और यह जो है ना यह फसल बाढ़ वाले मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहां हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी क्या होती है? जमा रहती है। आगे देखिए परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ है। प्रमुख फसल व उनके उपनाम दिया हुआ है कि कौन सा फसल का उपनाम क्या है। तो फलों की रानी बोलेगा तो किसे कहते हैं? लीची को कहते हैं। फलों की रानी लीची को। मसालों का राजा बोलेगा तो जीरा को कहते हैं। गरीबों का रोटी बोलेगा तो ज्वार को कहते हैं। मसालों की रानी बोलेगा इलायची को कहते हैं। राजा बोलेगा तो जीरा है, रानी बोलेगा इलायची। फलों का राजा बोलेगा तो आम को कहते हैं और फलों का रानी बोलेगा तो लीची को कहते हैं। और दालों का राजा बोलेगा तो चना को कहते हैं और सब्जियों का राजा बोलेगा तो आलू कहते हैं। और काला सोना बोलेगा तो पेट्रोलियम पदार्थ और अफीम को बोलते हैं। और दालों की रानी बोलेगा तो मटर को बोलते हैं और सफ़ेद सोना बोलेगा तो कपास को कहते हैं। ये टोटल जो है ना 50 क्वेश्चन तक कंप्लीट करवा दिए हैं। ये 64 पोस्ट जो है ना पीटी का एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, उसी का पीटी क्वेश्चन था। बाकी आप लोग बताइएगा कमेंट में कि हाँ 50 क्वेश्चन का ही एक क्लास में ख़त्म करवाया जाए या इससे कम करवाया जाए, क्योंकि 50 क्वेश्चन करवाएंगे तो आप लोग को 1.5 घंटा क्लास देखना है। ठीक है ना, जैसे आप लोग बोलिएगा वैसे आप कमेंट कीजिएगा, वैसे हम क्लास करवाएंगे। ठीक है ना, और इसका आपको कोई PDF चाहिए आप टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, उसमें लिंक मिलेगा राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से। उस लिंक पे क्लिक कर लीजिएगा। लिंक पे क्लिक करके सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको जितना क्लास करवाए हैं उस सारा का हम PDF वहाँ पे डाल देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद। और जिनको भी पेड बैच ज्वाइन करना है वो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। वो जो है ना 26 तारीख से जो है ना उसमें घटनाचक्र का होमवर्क और ज्ञान बिंदु का जो होमवर्क है वो सभी जो होमवर्क ना डाल दिया जाएगा। तो जिनको भी ज्वाइन करना है सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। वो सारा डिटेल टेलीग्राम पे चैनल पे डाला हुआ है, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन करके वहाँ पे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं या तो कॉल भी कर सकते हैं। जो भी कुछ पूछना है तो आप वहाँ से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।